Okay, good evening everybody. We'll start the session. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्क्रीनिंग के बारे में. वी हैड डिस्कस, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पीआईक्यू फॉर्म, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईक्यू, कि पीआईक्यू फॉर्म का कितना बड़ा रोल है ये आगे चल के. एंड फर्दर भी जब मैं आज भी डिस्कस करूंगा तब पता लगेगा. एंड आपके एसडीटी जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में जब सेशन होगा तो भी आपको पता लगेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज योर पीआईक्यू फॉर्म. नाउ टुडेज जो आज हमारा जो है हम डिस्कस करेंगे टीएटी के बारे में. टीएटी इज अ फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट, थियमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट. यहाँ पे मैं चाहूंगा जस्ट कीप योर आइडियाज क्लियर कि ये स्टोरी राइटिंग टेस्ट नहीं है. अगर स्टोरी राइटिंग टेस्ट होता तो वो तो आपसे स्टोरी लिखने को कहा जाता. ये थियमेटिक एपर्सेप्शन. अब इसका देखा जाए कि मीनिंग क्या है थियमेटिक एपर्सेप्शन. थियमेटिक का मतलब थीम बेस्ड. जो आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं उसमें आपके से कौन सी थीम आपके दिमाग से में निकल रही है या आप उसको परसीव कर रहे हैं एंड उसको आपको लिखना है वहां पे. तो वो चीज है कि क्या थीम आपके उसमें आ रही है. इसमें कोई स्टोरी वाली बात नहीं है कि मतलब कोई जस्ट लाइक सलीम जावेद या किसी की तरह आपने स्टोरी बना दी फिल्मों की कहानी की तरह. वो नहीं, इट शुड बी अ थीम बेस्ड. एंड क्या क्या चीज है मैं फर्दर डिस्कस करूंगा इसके बारे में. एंड वन मोर थिंग, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ द साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन टेस्ट है ये, यहाँ पे आपके 70% मार्क्स जो होते हैं इससे होता है. बाकी रिमेनिंग कंफर्मेटरी टेस्ट है. यहाँ से वो सिर्फ कंफर्म किया जाता है कि वेदर व्हाट ओवर द जो आपकी जो टीएटी बेस जो आपकी साइकोलॉजी निकल के आ रही है वेदर वो सही है कि नहीं है, उसको जस्ट साइकोलॉजिस्ट कंफर्म करता है थ्रू रेस्ट ऑफ रिमेनिंग ऑफ द टेस्ट. नाउ आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. तो अब हम डिस्कस करेंगे तो करना क्या है इसमें. बेसिकली क्या होता है कि जब आप जाते हैं वहां पे एसएसबी में, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा जहां पे आपका जब टीएटी टेस्ट शुरू होगा आपको एक डोजियर दिया जाएगा या जिसको हम कह सकते हैं कि एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें नंबर दिए होते हैं 1 से लेकर 12 तक नंबर होंगे. एंड उसी आंसर शीट में आपको अपना चेस्ट नंबर लिखना है. एंड फिर उसी में आपको स्टोरी फ्रेम करनी है, स्टोरी लिखनी है. वहां पे स्क्रीन पे पिक्चर आएगी दैट विल रिमेन देयर फॉर 30 सेकेंड्स. अब जैसे कि आपका जो आपने वो मैंने जो उसमें बताया था आपके जो स्क्रीनिंग में पीपीएनडीटी में, अब वहां की तरह स्टोरी यहाँ पे नहीं लिखनी है. तो वहां पे आपको क्या है कि 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है फॉर फ्रेमिंग द स्टोरी. कि मतलब आपको मार्क करना है स्टोरी को. एक बॉक्स बना होता है कि वेदर कितने कैरेक्टर्स हैं एंड कितने उसमें उन कैरेक्टर का मूड कैसा है, उनकी एज क्या है, उनके सेक्स क्या है. तो वो मार्क करना होता है और उसके बाद थीम लिखनी होती है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पे आपको जब 30 सेकेंड्स की पिक्चर आएगी आपको कोई मार्क नहीं करना, बस आपको उसके बाद 4 मिनट्स मिलेंगे टू राइट डाउन द स्टोरी. आप सीधे मुद्दे पे आ जाओ और स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए. जैसे ही आपका 30 सेकेंड्स में पिक्चर वैनिश हो जाएगी एंड आपको स्टोरी लिखना है शुरू कर देना है. जैसे आपके 4 मिनट्स हो जाएंगे सेकंड पिक्चर स्क्रीन पे आ जाएगी, 30 सेकेंड्स रहेगी एंड सो ऑन. फिर ऐसे करते करते 11 पिक्चर्स आएंगी. जो 12th पिक्चर होगी वो ब्लैंक होगा. वहां पे लिखा होता है जस्ट राइट ए स्टोरी. अब ये आपको पता है कि 12th पिक्चर इज ब्लैंक. जब आप पहले से ही जानते हैं तो व्हाई नॉट उसकी तैयारी कर लें. नाउ वो कि साइकोलॉजिस्ट ब्लैंक पिक्चर से क्या देखता है वो चीज भी मैं आज डिस्कस करूंगा. हाउ क्लोज होनी चाहिए वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ. ठीक है, तो वो चीज आज डिस्कस करूंगा अबाउट द ब्लैंक स्टोरी, सो दैट आप जब कल की क्लास या नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो आप उसमें लिख के लेके आए, अपने घर से लिख के लेके आए. तो हम यहाँ पे फिर डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी ब्लैंक स्टोरी सही है कि नहीं है. और आपको जब पता है कि 12 पिक्चर इज ब्लैंक तो आप पहले से तैयारी कर लो वहां पे. लेकिन क्या होता है मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, आप कितनी भी तैयारी कर लो कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी करो. लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू
11 पिक्चर्स आप क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, इट्स अराउंड 1 घंटा। योर की मतलब जस्ट कंटिन्यूअस राइटिंग स्टोरी। तो जब 12th पिक्चर आती है तो एग्जैक्टली क्या होता है कि उस समय माइंड आप लोगों का सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है कि आपको उसमें क्या होता है कि बस देख रहे लिख रहे, तो आपको रिकलेक्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन स्टिल आप उसकी तैयारी करें तो आपके माइंड में रहेगा, आपके माइंड में तुरंत स्पार्क आएगा, हाँ समथिंग रिलेटेड टू, मैंने अपनी लाइफ के रिलेटेड टू ये कहानी इसमें लिखी थी। तो वो अपने आप रिकलेक्ट कर पाएंगे एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड। तो उसको हम कल आपकी ब्लैंक स्टोरी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब ये जो पिक्चर्स है, इसमें साइकोलॉजिस्ट देखता क्या है, ठीक है। पहली बात तो क्लियर अपने माइंड में डालो, आप यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, ना कि पिक्चर राइटिंग के, स्टोरी राइटिंग के लिए। यहाँ पे कोई स्टोरी राइटिंग नहीं लिख रहा कि आप बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी लिख देंगे और उसके बाद मतलब स्टोरी के बेस पे नॉवल छप जाएंगे और किताबें छप जाएंगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं, यहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो रहा है। आपकी लिखी स्टोरी से आपकी आपका बिहेवियर पैटर्न निकाला जा रहा है। तो वो कैसे होता है, किस किस टाइप की पिक्चर्स आती है, मैं अब वो उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली जो पिक्चर्स होंगी, क्योंकि ये पूरा फीमेल कैंडिडेट्स का बैच है, तो वो फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर होंगी ज्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है उसमें मेल ओरिएंटेड भी पिक्चर आ जाती है, सिमिलरली मेल कैंडिडेट्स को फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर भी आ जाती है। लेकिन आपको उसमें ज्यादातर फीमेल ओरिएंटेड होगी, क्योंकि सेम वे सेम पैटर्न से डीआईपीआर जहाँ पे पिक्चर से जो फ्रेम की जाती है जहाँ पे, तो वहां पे इसी हिसाब से किया जाता है कि ओके फीमेल कैंडिडेट्स है, एनडीए की कैंडिडेट्स है, तो उनको इस टाइप की पिक्चर्स दिखानी चाहिए, सो दैट उनका बिहेवियर पैटर्न निकल आएगा। क्योंकि आपके बिहेवियर पैटर्न में और एक सीडीएस कैंडिडेट है जो कि 21-22 साल का है, तो उसमें डिफरेंस होता है, उनकी मैच्योरिटी लेवल में डिफरेंस होता है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली पिक्चर भी फ्रेम की जाती है कि मतलब अब दिखाई जाती है और उसको डिजाइन किया जाता है कि इस टाइप के लिखेंगे तो एक एनडीए के जो कैंडिडेट है, जो कि मतलब 17-18 साल का है यह है, तो उसका कैसे बिहेवियर कैसे बाहर निकालना है, ये चीज आती है। नाउ तो अब इसमें लिखना कैसा है, ये स्टोरीज, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर कोई ऐसी नहीं है कि कहीं से भी उठा के डाल दी गई है। ईच पिक्चर इज डिजाइंड बाई डीआईपीआर जो कि दिल्ली में है, साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इंडिया, जहाँ पे एक से एक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एक से एक साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो वहां पे इसको डिजाइन करते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टाइप की पिक्चर को दिखाएंगे तो ये बिहेवियर पैटर्न निकलना के आना चाहिए। या ये बताओ अगर नहीं आता आपकी स्टोरी में, दैट मीन्स आपका ऑब्जर्वेशन पावर इज वेरी पुअर। आप मतलब ठीक से आपने पिक्चर देखी नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग स्टोरी आप उसको देख रहे हैं। तो अब मैं आपको स्लाइड के थ्रू बताऊंगा कि किस टाइप की पिक्चर्स दिखाई जाती है, और जब वो उस पर्टिकुलर टाइप की पिक्चर जब आती है और वो कैसी होती है वो भी मैं दिखाऊंगा, एंड आपको जब आती तो आपको कैसे उसमें रिएक्ट करना है। ओके, जो जो पिक्चर्स दिखाई जाती है बेसिकली वो 3 टाइप की पिक्चर्स होती है, ऑब्जर्वेशन सीन, परसेप्शन सीन एंड इमेजिनेशन सीन। मैं एवरी ईच सीन के बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा जब इस टाइप की पिक्चर आती है, दैट्स ऑब्जर्वेशन सीन। जब कोई ऑब्जर्वेशन सीन होता है तो व्हाट यू हैव टू डू, साइकोलॉजिस्ट आपका कौन सा पैटर्न देखना चाहता है, आपकी कौन सी ओएलक्यू या लीडरशिप क्वालिटीज देखना चाहता है, तो और आपको कैसे आपको उसमें स्टोरी फ्रेम करनी है। तो आपको पता लग जाएगा ओके ये सीन ऐसा है, यहाँ पे मुझे कुछ सोचना नहीं है, सामने कुछ घटना हो चुकी है। तो ऑब्जर्वेशन सीन वो सीन होता है जहां पे ऑलरेडी घटना हो चुकी है, कि मतलब वहां पे पिक्चर में आपको कोई चीज परसीव नहीं करनी, कोई चीज सोचना नहीं है, बस आपके सामने वो सीन है जहां पे ऑलरेडी घटना हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में देखो साफ दिखाई पड़ रहा है कि घटना हो चुकी है। अब आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे एक लेडी है जो कि रिक्शे में बैठी हुई है और शॉक्ड है, उसके आसपास देखो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, शॉक्ड है। इसकी ये आगे जो आदमी दौड़ के जा रहा है उसके हाथ में देखो चेन है, यानी कि इसकी चेन स्नैच करके ये भाग रहा है। इसके पीछे एक आदमी भाग रहा है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ आसपास की दुकानें हैं, कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। तो बेसिकली इस टाइप का जब सीन होता है तो दैट मीन्स इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, आपके सामने घटना हो चुकी है। यह हो सकता है, या कभी कभी कोई सीन होता है एक्सीडेंट का, जहां पे चार पांच घाट मतलब एक गाड़ी है, कोई आदमी नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि वो घटना हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पावर देखा जा रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आपने रिसोर्सेस ऑब्जर्व किए कि नहीं किए। कि ठीक है, साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि भैया चेन खींच के भाग रहा है। और अब नॉर्मली जो कैंडिडेट्स होते हैं, कई लोग स्टोरी लिखते हैं इसमें कि यह है, जैसे इस कैरेक्टर को हीरो बना दिया कि राहुल है, वो मार्केट में गया होता है, सडनली दिखता है कि चोर इसका नेकलेस चुरा के या चेन चुरा के भाग रहा है। वो इमिडिएटली उसको भागता है, उसको पकड़ लेता है और पुलिस को हैंड ओवर कर देता है एंड चेन लौटा देता है। अब लोग ज्यादातर, मैं जिस्ट बता रहा हूँ स्टोरी का, लोग ज्यादातर ऐसी स्टोरी लिखते हैं। अब यहाँ पे अगेन जो मैंने आपको कल OLQ के बारे में बताया था, ऑफिसर इक्वालिटी, तो उसमें जो सबसे पहला था फैक्टर 1, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ठीक है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, ये कहाँ चला गया आपका ये स्टोरी फ्रेम करते समय, ठीक है। आपका रिसोर्सफुलनेस फैक्टर 3 में, रिसोर्सफुलनेस आपका कहाँ चला गया, आपने रिसोर्सेस क्यों नहीं देखे, आपने रीजनिंग क्यों नहीं देखी जब आपने स्टोरी लिखी। अब मैं इसके उस स्टोरी का कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ कि जैसे स्टोरी लिखी। अब क्या आप सोचो कि ये जो था, जो भी इंसान इसके पीछे दौड़ा, अब इसकी फिजिक और इसकी फिजिक देखो, ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, ये अकेला दौड़ेगा इसके पीछे तो ये उल्टा उठा के इसको दे मारेगा, इसको पटक देगा, तो फायदा क्या हो, कैसे पकड़ेगा। तो इसने जब ये सीन देखा बड़ा आगे, तो ये जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस क्या थे इसके पास, रिसोर्सेस क्या थे इसके पास, रिसोर्स ये लोग थे, ये जो चार पांच लोग खड़े हैं, ये इनके रिसोर्सेस थे, उसको क्यों नहीं यूज किया। वो शो करता है उसका वन ऑफ द फर्स्ट OLQ, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। दूसरा कि वे उसने ये क्यों नहीं देखा कि ये लंबा चौड़ा आदमी है, मैं जाऊंगा तो मैं इसको शायद अकेला ना पकड़ पाऊं। ये दिखाता है उसकी रीजनिंग एबिलिटी, इसे रीजन आउट क्यों नहीं किया, ये सब चीजें। तो अगर यहाँ पे राहुल जो है, ये जो आसपास जो आदमी लोग खड़े हैं, इमीडिएटली इनको मोटिवेट करता है, इनको साथ में लेकर दौड़ता है, दो तीन आदमी को साथ में लेकर दौड़ता है, फिर इसको पकड़ लेता है। दैट शोज कि उसने अपने रिसोर्सेज यूज किए। कि रिसोर्सेज क्या थे, रिसोर्सेज थे ये उसके साथ में खड़े आदमी लोग, ठीक है। नाउ अब इसमें ध्यान से देखो कि एक लड़की भी खड़ी है, ये जानबूझ के खड़ी की गई है लड़की यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसने खाली चेन लाने की सोचा, ये क्यों नहीं सोचा कि ये जो लड़की है जो रिक्शा में बैठी, जिसकी चेन खींच के भाग रहा है, हो सकता है उसको गले में इंजरी आई हो, वो लेडी ऑलरेडी शॉक में है, तो उसको भी कंसोल करना है। वो शो करता है उसकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी, यानी कि जो आप दिल से सोचते हैं, फैक्टर 2। तो वो सोशल अडॉप्टेबिलिटी कहाँ चली गई थी इसकी। तो अब ऑब्वियसली अगर ये राहुल इस आदमी को बोलता कि आप ऐसा करो कि इस लेडी के पास जाओ, वो लेडी कोई लड़का कोई आए उसको तो उसको टच करने देगी नहीं। तो राहुल को इस लड़की को बोलना चाहिए कि आप इमीडिएटली इसके पास जाओ, उसको उसको कंसोल करो, और अगर आसपास दुकानें पानी वानी पिलाओ जो भी है, और वो शॉक में है उसको कंसोल करो जाके, ठीक है। मीनवाइल वो बाकी रिसोर्सेस यानी कि बाकी को लेके इसके पीछे दौड़ता है एंड ही कैचेस हिम, पुलिस को हैंड ओवर कर देता है एंड उसके बाद चेन लाके इसको लौटा देता है। अगर ये सब है तो ये शो करता है अगेन इसकी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल, हाउ फास्ट डिड ही प्लान, स्पीड ऑफ डिसीजंस, ये सब एक साथ निकल के आते हैं स्टोरी में। सिंपल सी स्टोरी में लिख देने से कि भाई राहुल मार्केट में गया था और देखता है कि
एक चोर चेन लेके भाग रहा है, ही रन्स बिहाइंड हिम, उसको पकड़ लेता है और पुलिस को हैंड ओवर कर देता है। ये वो उसमें उसके ऑयल क्यों निकल, खाली इनिशिएटिव निकल के आया, बाकी वो सिर्फ दिखा के राहुल जो है उसका अपना दिमाग नहीं यूज करता। राहुल ये है कि तो साफ वो समझ में आता है कि वो कि मतलब वो अब वो राहुल कौन है, वो आपकी सोच है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं, वो आपकी सोच है। आप अगर पूरी प्लानिंग के साथ लिखते हो, वो ये दिखाता है कि आप मतलब जिंदगी में आपके पास भी ऐसी सिचुएशन अगर पड़ी तो आपके अंदर वो स्किल्स हैं, प्लानिंग स्किल्स है। आप इमीडिएटली इसका नाम क्या, आसपास जितने रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज करना जानते हो, तो आप उसको यूज करोगे। ठीक है, फर्स्टली। और एक रिसोर्सेस और भी है जिसको हम कई लोग स्टोरीज में लिखते हैं, रिक्शा। इस रिक्शे को भी यूज किया जा सकता है। इस लेडी को इमीडिएटली इस लेडी के थ्रू नीचे उतार के मतलब बैठा के उसको कंसोल, उसको बोलते हैं कंसोल करने के लिए, एंड दे मतलब रिक्शा से चेस करते हैं सो दैट इट बिकम्स फास्टर टू कैच हिम। ठीक है, टीचर लोग रिक्शे में बैठ के, ये सभी चीजें कि हाउ व्हाई डिड यू यूज द ऑल द रिसोर्सेस अवेलेबल, वो शो करता है आपका ऑब्जर्वेशन पावर, कि आपने कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। तो इस टाइप की जब पिक्चर्स आती हैं इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सीन, जहां पे आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व इमीडिएटली जब 30 सेकेंड्स के इस टाइप की जब पिक्चर आती है तो आप खाली ये मत देखो कि राहुल इसके पीछे भाग रहा है, आप ये देखो आसपास और क्या अवेलेबल है, वो रिसोर्सेस है, तो जिसको आपको स्टोरी में इफेक्टिवली यूज करना है। तो अब वो चीजें कि कैसे यूज करता है, दैट शुड कम आउट इन योर स्टोरी। तो अब ये क्या है कि सबसे पहले जो आप स्टोरी फ्रेम करेंगे, व्हाट लेड टू दैट सीन, मतलब ये सीन व्हाट लेड टू दैट एक्ट जो भी है स्टोरी। तो अब आपकी स्टोरी तो कैसे ये मतलब सीन हुआ। अब व्हाट लेड टू दैट सीन क्या है, राहुल मार्केट में आया होता है, मार्केट में अभी इसके राहुल के ड्रेस के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, राहुल मार्केट में आया होता है and suddenly sees a robber or a thief snatching a chain from a neck of a lady who was traveling in a rickshaw. ठीक है, ये that led to the scene and Rahul immediately gathers the people and उसको started running him जो भी है। and उसका what is happening now क्या है, अब आपको उसमें आना चाहिए कि राहुल आफ्टर गैदरिंग पीपल और सबको डिटेल करने के बाद उसको जाता है, अल्टीमेटली क्या अचीव होता है, ही कैचेस अ थीफ, हैंड्स ओवर द पुलिस और चेन लौटा देता है जाके। एंड उसके बाद उसकी एक और है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है सिंस इट्स अ बिजी मार्केट रोड, आप यहाँ पे रेगुलर पुलिस की पेट्रोलिंग करें सो दैट द इंसिडेंट्स नेवर हैपेंस अगेन। ये शो करता है आपकी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर कितनी सोशल अडॉप्टिबिलिटी है, ये चीजें शो करता है। तो ये जब टाइप का जब सीन होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सीन। तो और ऑब्जर्वेशन सीन में क्या करना है तो वो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है परसेप्शन सीन। परसेप्शन सीन क्या है कि जहां पे कोई एक्शन नहीं है, आप अपने दिमाग से परसीव कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट कुछ और सोच रहा है, सबको अलग अलग सबकी सोच है। तो ऐसी जब कोई सीन होता है तो आपको करना क्या है, परसेप्शन सीन कैसे होते हैं, जैसे कि ये वाला है कि अब इसमें क्या है, कोई सीन हुआ नहीं है, इसमें क्या है कि 4-5 लोग या फैमिली नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो अब एक कैंडिडेट इसमें इसमें उसमें तो पिछली वाली ऑब्जर्वेशन सीन में तो साफ दिख रहा है कि चोरी करके भाग रहा है, इसमें कोई चीज परसीव नहीं करनी, कोई चीज सोचनी है, सामने सीन हो चुका है। यहाँ पे क्या है, अब आपको सीन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है कि अब यहाँ पे आपको हीरो बनाना है। अब मान लो कि आप इसको इसको हीरो बनाते हो, ये 70 अपनी एज के हिसाब से 17 ईयर बॉय राहुल 17 ईयर, और ये एनडीए का एस्पिरेंट है। फिर वो अपनी एनडीए की पूरी तैयारी करता है, ये करता है वो करता है, दुनिया भर के मेंटर्स करता है, वो ओल्ड मॉक पेपर्स लाता है, उसको सॉल्व करता है, बड़ी मेहनत करता है, और उसके बाद एनडीए का जब फाइनल लिस्ट निकलती है और उसके बाद उसकी पूरी फैमिली जाके देखती है एंड ऑल हैप्पी। ठीक है, एक ने इसको एनडीए का एस्पिरेंट, दूसरा बोल सकता है कि ये इसके स्कूल में एनुअल डे है और एनुअल डे में ये अपना सब एक्टिविटी कर रहा है, तो ये अपनी फैमिली के साथ आता है और जाके चार्ट चेक कर रहा है कि कहाँ कब उसके एक्टिविटी का कब शेड्यूल है उसका। या तीसरा है कुछ और बना सकता है कि ये फुटबॉल टीम का मेंबर है तो मैच का शेड्यूल देखने आया हुआ है। तो इस वजह से इस टाइप के सीन में कोई हुआ नहीं, लेकिन आपको परसीव करना है कि हो क्या रहा है।
जब हो क्या रहा है ऑब्वियसली, तो अब उस चीज को हासिल करने के लिए मान लो कि ये एनडीए का एस्पिरेंट है और एनडीए का रिजल्ट देखने आया हुआ है एंड फाइनली देखता है कि मतलब मेरिट में आ गया एंड पूरी फैमिली तो इतना हैप्पी एंडिंग नहीं इसमें। साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि उस चीज को हासिल करने के लिए जो उसका वो है, तो उसने कितनी मेहनत की, क्या क्या एफर्ट्स डाले और क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए और फाइनली क्या अचीव किया, ये चीज निकल के आनी चाहिए। इसमें कई लोग बार बार स्टोरी में लिखते हैं कि राहुल है इंडिया का एस्पिरेंट है, वो 2 बार इंडिया में फेल हो चुका था, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं और मेहनत करूंगा, फिर ही टेक्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ अदर जो मेंटर्स की हेल्प लेता है और वेरियस कोचिंग की हेल्प लेता है और वो दिन रात अपने टाइम को अपने रूटीन को एक टाइम टेबल में बांटता है, ओल्ड पेपर्स निकाल के उसको सॉल्व करता है, बहुत मेहनत करता है, आफ्टर दैट वो सक्सीड हो जाता है एंड द फैमिली इज वेरी हैप्पी एंड उसके बाद जम के एसएसबी की तैयारी कर दैट काइंड ऑफ स्टोरी में लिखते हैं। उसमें कुछ मजा नहीं आता क्योंकि बिकॉज पहले तो आपने उसको राहुल को फेल कर दिया 2 बार, क्यों फेल करने की क्या जरूरत है, उसका पहला अटेम्प्ट भी तो हो सकता है। वो अब यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है कि राहुल का ये 3rd अटेम्प्ट है, लेकिन वो जो फेल किया वो आपका अपनी सोच है, आप अपनी उस पर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है कि अब मतलब व्हाट लेड टू दैट सीन, अगर अब स्टोरी में आके इस सीन को व्हाट लेड, अब लेड में क्या कि वो 2 बार फेल हुआ, दैट हैज लेड टू दैट सीन। तो अब वो फेल यानी कि अगर उसको कोई मेहनत करना है तो वो ऐसे नहीं करेगा, जब वो फेल होगा तो उसके बाद मेहनत करेगा, यानी कि जब उसको धक्का लगता है लाइफ में, और कोई नहीं है, वो आप खुद हो जो स्टोरी लिख रहा है, वो उसकी खुद की सोच है, ठीक है। यानी जब उसको धक्का लगता है, जब वो एक बार फेल होता है उसके बाद मेहनत करता है फिर पास होता है, पहले से क्यों नहीं इनिशिएटिव लेता, भाई उसको पुश की जरूरत है, उसको धक्का लगने की जरूरत है। ये शो करता है यहीं से आपका बिहेवियर पैटर्न निकलता है और यहीं से आपकी साइट निकलती है। जैसे ये फोटोग्राफ है, ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर बैठा हुआ, ये अगेन परसेप्शन सीन है कि यहाँ पे ये क्या सोच रहा है। अब इसका ध्यान से देखोगे, मूड इज हैप्पी, खुश लग रहा है, ठीक है ना, सोच रहा है कुछ, कुछ किताबें रखी हुई हैं, पेन रखा हुआ है, पीछे एक सीनरी लगी हुई है और एक वॉकिंग स्टिक भी रखी हुई है। ये शो करता है आपका ऑब्जर्वेशन पावर, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया कि एक वॉकिंग स्टिक भी रखी है। तो अब आपकी जब स्टोरी, अब अलग अलग लोग कैंडिडेट्स में परसीव करते हैं, कोई बोलता है कि एग्जाम में पास हो गया है इसलिए बड़ा खुश है और ये है वो, कोई बोलता है कि इसको नया जॉब मिल गया है इसलिए बड़ा खुश है, उसके लिए बड़ी मेहनत करती है, करता है ये या करती है। अब लड़कियों के केस में यहाँ पे हो सकता है कि इस लड़के की जगह लड़की बैठी हो, ठीक है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, अलग अलग लोग परसीव करते हैं कि मतलब इसे किया क्या, या कोई होता है कि इसको प्रोजेक्ट मिल गया जिसको, जब तो इसलिए अब जो भी आप परसीव करते हो, किसी की परसेप्शन पे कोई डाउट नहीं है, वो तो करोगे ही, अलग अलग आएगा। लेकिन मेन साइकोलॉजिस्ट इसमें ये चेक करता है कि आपने जो भी परसीव किया वो आपने हासिल कैसे किया, उसके लिए कितने आपने एफर्ट्स किए, कितने उसमें रिसोर्सेस यूज किए, वही शो करता है आपका OLQ, ठीक है। तो ये होता है जो सेकंड मैंने बताया था, परसेप्शन सीन जो मैंने बताया था। थर्ड जो है वो है इमेजिनेशन सीन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेजिनेशन सीन यानी कि लास्ट फोटोग्राफ विच इज ब्लैंक फोटोग्राफ। ब्लैंक जो आखिरी फोटोग्राफ है जो कि खाली है, वो आपको ऑलरेडी पता है, अभी आपको ये नहीं पता कि बाकी की 11 पिक्चर्स क्या आने वाली है, लेकिन आपको पता है 12th पिक्चर विल बी ए ब्लैंक। नाउ अब जब आपको पहले से ही पता है कि 12th पिक्चर इज ए ब्लैंक, तो मैं उसकी पहले से क्यों नहीं तैयारी करूं, वाई यू आर वेटिंग फॉर योर SSB, आप पहले से तैयारी कर लो उसकी। नाउ इस ब्लैंक पिक्चर में साइकोलॉजिस्ट क्या देखता है और वाई दिस ब्लैंक पिक्चर इज केप्ट एज ए लास्ट स्टोरी। अब ब्लैंक पिक्चर बीच में भी डाली जा सकती थी या सबसे पहले वाली भी ब्लैंक हो सकती थी, वाई दिस ब्लैंक पिक्चर इज केप्ट इन द लास्ट। लास्ट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस समय तक आप लिखते लिखते जो मैंने शुरू में बताया था सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। देन बेसिकली ये पिक्चर जो होती है ब्लैंक वाली, आपकी लाइफ से लिंक्ड होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जब आपका TAT चेक करता है तो उससे पहले सबसे पहले आपका PIQ फॉर्म पढ़ता है, फिर उसके बाद आपके SJT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पढ़ता है, देन ही गोज थ्रू योर ब्लैंक स्टोरी। नाउ उसको आपके बारे में बहुत कुछ पता लग गया क्योंकि आपको वो जानता नहीं है, आपसे वो बातें नहीं करता, तो हाउ ही कम्स टू नो अबाउट यू, वो आपके बिहेवियर के बारे में कैसे जानेगा,
तभी तो कुछ तो पता लगे, कुछ तो उसके दिमाग में इनपुट होना चाहिए टू नो तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, अब वो 100% इनपुट करेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्पार्क मिलता है उसको, इसको पढ़ के, सो दैट अब वो टीएटी की तरफ जाएगा। तो इसलिए वो इनपुट कहां से आया उसके दिमाग में? वो इनपुट आपने खुद दिया है। हाउ? थ्रू योर पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म किसने भरा है? आपने खुद भरा है, तो उससे आपके बारे में पता लगा। थ्रू योर एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो किसने भरा है? वो भी आपने भरा है, तो उससे कुछ पता लगा। एंड इमेजिनेशन सीन, वो भी आपने लिखी है। तो उसको जो उससे इनपुट मिलता है, तो उससे 40% आपकी उस साइक आपको उस 40% योर उसको वो कैंडिडेट उसके सामने उसका बिहेवियर उसके सामने रखा होता है, वो उस कैंडिडेट को रीड कर चुका होता है कि ये कैंडिडेट इस टाइप का है। बाकी रिमेनिंग वो आपके टीएटी की उससे पढ़ के उसको समझ में आ जाता है, एंड फिर उसको बाकी टेस्ट से कंफर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसलिए मैंने पीआईक्यू फॉर्म का कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एसडीटी का भी मैं बताऊंगा, जब जब सेशन आएगा एसडीटी का उसके बारे में बताऊंगा हाउ टू राइट। लेकिन अब वी आर प्रेजेंटली डिस्कसिंग इमेजिनेशन सीन। तो जो ब्लैंक फोटोग्राफ है, तो ये जो उसमें होती, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब वो लाइफ से कैसे रिलेटेड हो? कोई आपका लाइफ का ऐसा इंसिडेंस वो होगा, आप खुद भी देखो। अगर आपको बोला जाए, अभी मैं बोलूं आपको, चलो मैं आपको 4 मिनट देता हूँ, एक स्टोरी लिखो। ऑब्वियसली आप कोई फिल्मी कहानी नहीं लिखने लगोगे। 4 मिनट में आप कोई फिल्म की 3 घंटे की फिल्म की कहानी नहीं लिख सकते। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड समथिंग कोई इंसिडेंस लिख दोगे। ठीक है, हाँ, उधर वो कैरेक्टर का नाम आप कुछ भी दे दोगे। ठीक है, कुछ भी दे दिया, दीपिका पादुकोण दे दिया, उसका नाम क्या, दिशा पटानी दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, लेकिन वो इंसिडेंस मोर और लेस आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। तो वही चीज वो देखना चाहता है कि वेदर वो जो आपने इमेजिनेशन सीन, जो ब्लैंक फोटोग्राफ लिखी है, हाउ क्लोज इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ। अब ये उसको कैसे पता लगता है? क्योंकि आप जब कोई इंसिडेंस लिखते हैं कि कि सपोजिंग आप लिखते हैं कि सीता, एक कैरेक्टर ले लेते हैं सीता, कि वो शी वॉज उसकी हॉबी होती है रीडिंग की। एंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज या पेंडेमिक, जब कोरोना चल रहा था, जब लॉकडाउन था, या ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, शी नोटिसेस दैट कि उसकी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर अटैच्ड टू देयर मोबाइल्स एंड वीडियो गेम। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल बच्चों में रीडिंग हैबिट इज नॉट बीइंग देयर। बच्चे ज्यादातर आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं, वीडियो गेम में बिजी रहते हैं। वो डिसाइड करती है टू इनकल्किकेट लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट्स एंड उसके पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में अवेयर करने के लिए। तो वो सोसाइटी में बट के लोगों से मिलती है जाके, एंड उनके विद द हेल्प ऑफ देम शी ऑर्गेनाइजेस अ रीडिंग काइंड ऑफ अ कैंप इन द सोसाइटी। उसके लिए वो वेरियस जगह से पुरानी मैगजीन्स इकट्ठा करती है, कुछ नॉवेल्स इकट्ठा करती है, लाइब्रेरी से जाके कुछ बोरो करके लेके आती है, एक वो बनाती है, एक काइंड ऑफ कंपटीशन बनाती है, लोगों को बुला, वह बच्चों, सारे बच्चों को वो एक टीम बनाती है। वो टीम, अब यहाँ पे उसका उसका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आ रहा है कि ये नहीं कि खाली सीता अकेली कर रही है। शी मेक्स अ टीम। टीम घर घर जाके सारे बच्चों को लेके आते हैं, छुट्टी वाले दिन सब बैठते हैं वहां पे, एंड रीडिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं लोगों को। फ्री में कुछ ये बांटा जाता है, कुछ वो बांटा जाता है, एंड उसके बाद दैट काइंड ऑफ स्टोरी बनाते हैं। एंड लास्ट में आउटकम की, मतलब बच्चे काफी अवेयर होते हैं। फिर सोसाइटी वाले ड्यू टू हिज इंस्पिरेशन वहां सोसाइटी में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल देते हैं विद फुल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। एंड लोग जो जो दोज हु वांटेड टू डोनेट द ओल्ड बुक्स, वो बुक्स लेके एक छोटी सी लाइब्रेरी, एंड छोटे बच्चे, ऑल द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द सोसाइटी स्टार्ट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी। नाउ इसमें अब जब ये इस टाइप की स्टोरी जब साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है, तो वो सबसे पहले आपके पीआईक्यू फॉर्म देखेगा। ओके, इसकी भी हॉबी रीडिंग है, यानी कि इसकी लाइफ से रिलेटेड है, कि इसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया होगा तभी उसने लिखा है, क्योंकि इसकी हॉबीज रीडिंग है, तो दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है। सिमिलरली किसी की हॉबी, अगर कोई पर्टिकुलर गेम है उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट लिखा है, कोई एनसीसी का है तो कोई एनसीसी से रिलेटेड कैंप के बारे में कोई लिख देता है। ठीक है ना?
तो आपका इमेजिनेशन वाला जो सीन है मोर और लेस आपकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। और कई लोग तो आजकल तो मैंने देखा, जैसे इससे पहले वाला बैच था बॉयज का एनडीए का, तो उसमें मोस्ट ऑफ द ज्यादातर बच्चे सब एनडीए के बारे में लिख रहे थे उसमें। जब मैंने उनको ये बताया तो नेक्स्ट डे जब मैंने डिस्कस किया, हाँ भाई ब्लैंक स्टोरी में क्या लिखा है, तो सब कि सर वो एनडीए में पढ़ना, वो एनडीए में जाना चाहता है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करता है, ये करता है। तो मतलब ये एनडीए से इस मतलब ये तो मतलब साफ दिख रहा है कि आप जानबूझ के डाल रहे हो उसमें। हाँ अचीवमेंट भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये अचीवमेंट भी हो सकती है कि कईयों के लाइफ में भी एनडीए रिटर्न पास करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनको लगता है कि हाँ भाई एनडीए पास किया, जो एक सपना था चलो एक हर्डल तो पास हुआ, ठीक है ना, अब उसके लिए मेहनत करता है, ये करता है, लेकिन कोशिश करना कि समथिंग, अब वो अभी तुमने एनडीए पास किया, हाउ दैट कैन रजिस्टर इन योर माइंड, कि मतलब जब तुम सेमी कॉन्शियस तो आपके दिमाग में वो सीन आ गया कि मैंने एनडीए पास के कितनी मेहनत की थी, क्योंकि वो अभी हुआ है। और ये जो इमेजिनेशन सीन में स्टोरी होती है, दैट इज मतलब समथिंग जो तुम्हारे दिल में अंदर घर कर गई है, ठीक है। तो वो आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा सीन होना चाहिए जहां पे आपने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स दिखाए हैं, जहां पे आपने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जहां पे आपने डिटर्मिनेशन दिखाया है, करेज दिखाया है, जहां पे आपने एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। तो मतलब ऐसा आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा, मे बी घर पे, मे बी स्कूल में, मे बी दोस्तों के साथ। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई कभी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ हर इंसान के लाइफ में होता है, ठीक है। तो वो चीज निकल के आनी चाहिए जहां पे आपने वो स्किल्स दिखाए हैं, कि जहां पे आपने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई है, जहां पे आपने करेज दिखाया है, तो वो जब सीन निकल के आता है फिर उसके बाद वो आपके पीआईक्यू फॉर्म से मिलाता है, फिर आपके एसडीटी जो आपने लिखी होगी उससे मिलाता है, देन सोचता है हाँ इसकी स्टोरी इस एज पर द उसके लाइफ से। तो फिर इसमें नंबर मिलते हैं, नहीं तो ब्लैंक स्टोरी में कोई नंबर मिलने वाला नहीं है अगर जबरदस्ती आप फिल्मी कहानी लिखेंगे उसमें। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ बेसिक पिक्चर शोन इन योर टीएटी। ऑब्जर्वेशन सीन, जहां पे सीन ऑलरेडी हो चुका है। परसेप्शन सीन, जहां पे आपको परसीव करना है, सोच के क्या कर रहा है और कैसे उसने उसको हासिल किया। एंड थर्ड इज इमेजिनेशन सीन, जो कि मैंने आपको बताया ब्लैंक। नाउ अब होता क्या है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपकी स्टोरी है, ठीक है। अब ये इसमें भी क्या होता है कि तीन टाइप के सीन होते हैं, या तो पॉजिटिव सीन होगा, ठीक है, या नेगेटिव सीन होगा, या न्यूट्रल होगा। तो अब इस टाइप के सीन होते हैं, तो आपको करना क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जब नेगेटिव कोई सीन आता है तो सबसे पहले जब स्टोरी लिखते हो, तो स्टोरी लिखते समय आपका एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि उसका नाम होना चाहिए, प्लेस, एजुकेशन या ऑक्यूपेशन, और आपकी स्टोरी में क्या निकल के आना चाहिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज फाइनल आउटकम। ये तीन चीज साइकोलॉजिस्ट देखता है आपकी स्टोरी में, जब वो पढ़ता है कि आपने भी ये क्या हो रहा है, व्हाट लेड, ये क्यों हुआ ऐसे। तो मतलब वो आना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कि अब बाद में आता हूं मैं, इससे पहले मैं आपको सिचुएशन डिस्कस करता हूं कि अगर नेगेटिव सीन है तो आपको क्या करना है। कि मान लो कि एक सीन है जिसमें कमरे में एक लड़की मुंह पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है, रो रही है, अकेले बैठे। नाउ सीन नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे में जब होता है तो उसमें नेगेटिव, वो क्यों रो रही है, व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन हुआ, तो ठीक है। तो वो व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन यानी कि वो प्रॉब्लम निकल के आना चाहिए। वो लड़की क्यों रो रही है, क्या उसकी शादी तय हो गई है और वो पढ़ना चाहती है इसलिए रो रही है, या कोई उसका नियर एंड डियर वन वाले की डेथ हो गई है इसलिए रो रही है, या वो एग्जाम में फेल हो गई है इसलिए रो रही है, ठीक है। तो दैट लेड टू दैट सिचुएशन, जब आप उसकी प्रॉब्लम निकालते हो, ठीक है। हाँ ये सीन था कि भाई अब कैरेक्टर का से नाम सीता है, आपने दिया कि सीता है, सीता के फादर ने हैड मतलब फिक्स हर मैरिज एट द एज ऑफ 18, बट शी वांटेड एस्पिरेंट ऑफ आईएएस या कुछ पढ़ना चाहती है, से यू कैन ऑलवेज से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती है। उसका बहुत दिली तमन्ना, एक बचपन से ख्वाब होता है, बट उसकी मैरिज फिक्स कर दी जाती है। तो शी स्टार्ट्स काफी बहुत
क्राई करती है और अपने रूम में मतलब रो रही होती है, मतलब कि व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसकी मैरिज फिक्स हो गई। तो साइकोलॉजिस्ट देखता है कि ओके यू हैव कम आउट विद व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, यानी कि आपने प्रॉब्लम निकाल ली है। नाउ अब वो प्रॉब्लम सीता की नहीं है, अब इतना याद रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम कौन लेके आया है, प्रॉब्लम आप खुद लेके आए हैं। तो यानी कि भाई ये अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ हुई तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज होती है कि अब उसका सोल्यूशन अब सामने निकल के आना चाहिए, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड फाइनल आउटकम। ठीक है, मान लो कि कोई बोलता है शादी तय हो गई, आप उसको मान लो कि आपकी शादी हो जाती है और आप पढ़ना चाहते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे उनको अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द क्वालिफिकेशन इन प्रेजेंट डे लाइफ की इंपॉर्टेंस बताओगे और वो कन्विंस हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। आप वो मेहनत कर रहे हो कि नहीं करते हो। ठीक है, या आपके कोई नियर एंड डियर वन वाले की डेथ अगर हो जाती है, क्योंकि हो जाती है और आप देते कि भाई सीता है, भाई उसके बाद कोई बहुत ही क्लोज अंकल होते हैं, उसकी डेथ हो गई है, तो शी इज वेरी अपसेट। तो सिमिलरली तो जो सीता की प्रॉब्लम है कि अब ना वो रो रही है, ना हाउ शी इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो जो डिप्रेशन में गई है, जो दुखी हुई है, तो वो कैसे निकल के आते, वो सीता की नहीं, वो आपकी खुद की है कि आप जब कभी डिप्रेशन में होंगे या आप जब कभी दुखी होंगे तो उस चीज से कैसे बाहर निकल के आते, वही सोल्यूशन साइकोलॉजिस्ट देख रहा है। ठीक है, तो और तो नेगेटिव फोटोग्राफ में क्या है बेसिकली कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और उसको सॉल्व करने में आपने कितने क्रिएटिविटी यूज की, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ये नहीं कि शी कम्स आउट ऑफ द डिप्रेशन, हाउ। अब वो हाउ कैसे होता है भाई, वो जाके अपने फैमिली से डिस्कस करती है, जाके फैमिली वाले उसको कंसोल करते हैं एंड उसको और एनकरेज करते हैं। या तो यानी कि इन केस आपकी लाइफ में डिप्रेशन आया तो आप कमरे में बैठ के रोएंगे नहीं, आप बाहर थोड़ी देर, ठीक है हर इंसान दुखी होता है, एंड उसके बाद आप जाके उस चीज को फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करोगे एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो ये चीज देखना चाहता है साइकोलॉजिस्ट कि आप डिप्रेशन में हो तो हाउ यू गोइंग टू बिहेव। ठीक है, नाउ इससे पहले न्यूट्रल के बारे में छोड़ के नेक्स्ट में आता हूं पॉजिटिव। नेक्स्ट होती है पॉजिटिव फोटोग्राफ। पॉजिटिव फोटोग्राफ जैसे कि मैंने दिखाई थी, जिसमें कोई वो नहीं है, सिंपल सा कि ये पॉजिटिव फोटोग्राफ है, खाली बैठा सोच रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश है, हैप्पी है। ठीक है, या इवन ये भी पॉजिटिव फोटोग्राफ है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो अब जब ऐसी फोटो आती है तो इसमें क्या है कि भाई उसने फाइनल इन्वॉल्वमेंट क्या किया है, जो भी चीज अचीव की है उसने, चाहे वो एनडीए का एस्पिरेंट था, चाहे वो उसको कोई प्रोजेक्ट मिला था, तो उस प्रोजेक्ट मिला था उसको जब उसने अचीव किया, तो उस अचीव करने के लिए उसने कि कितने एफर्ट्स डाले, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किया, ये साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है। कि आप अगर एनडीए के एस्पिरेंट हैं, अगर बोर्ड पे जो बंदे देख रहे हैं, आपको लगता है आप बोलते हैं कि भैया एनडीए का वो है, या ये कोई कॉलेज का एनुअल डे है एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग और वो आके देखने आए हुए हैं यहाँ पे, तो ठीक है। अगर कल को आप अपने कॉलेज या स्कूल के एनुअल डे में पार्टिसिपेंट है, तो आप उस चीज को, फंक्शन को कैसे अचीव करते हैं, उस टारगेट को, फंक्शन को सक्सेसफुल होने में कैसे करते हैं। आप अगर एनडीए के एस्पिरेंट है, वो देखने आया हुआ एनडीए पास करता है, तो उसको अचीव करने के लिए आपने कितने एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज यूज किए, वो साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है। तो ये है जो सेकंड टाइप ऑफ जो फोटोग्राफ है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। एक होती है फोटोग्राफ न्यूट्रल, ये बहुत ही खतरनाक सी फोटोग्राफ होती है, जहां पे कोई कैरेक्टर ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक फोटोग्राफ होगी सिर्फ चेयर की, कुर्सी की फोटोग्राफ है, या एक कबर्ड की फोटोग्राफ है, या एक लेटर बॉक्स की फोटोग्राफ, लेटर बॉक्स जिसमें चिट्ठियां डालते हैं की फोटोग्राफ है, या एक नदी है जिसमें खाली नाव पड़ी हुई है, कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, खाली नाव पड़ी हुई है। तो अब जब इस टाइप की न्यूट्रल फोटोग्राफ आ जाती है तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये न्यूट्रल फोटोग्राफ अब इसमें करें क्या, हम ये लेटर बॉक्स देख के हम करें क्या। तो वही साइकोलॉजिस्ट जो इधर देखता है कि ये इस टाइप के सीन को देख के आपके दिमाग में क्या आता है, आप क्या लिखना चाहते हैं, आप मतलब कि क्या सोच आती है। सपोजिंग जैसे लेटर बॉक्स है जिसमें चिट्ठी डालते हैं, तो आपको क्या आपके दिमाग में आया। कई लोग बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं, उसमें सीधा लिखते हैं कि राहुल, सीधा देंगे राहुल who is a captain in the army and presently posted in the border area where the communication is weak, there is where there is no communication. Now what
आगे के व्हाट प्रॉम्प्टेड फॉर द स्टोरी, मतलब व्हाट लेड टू द स्टोरी, क्या है कि वो बॉर्डर में पोस्टेड है जहां पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। नाउ ही डिसाइड्स दैट हिज ट्रूप, जो भी उसके जवान लोग हैं, जो भी उसके ट्रिप, keep their family informed and therefore asks their and therefore directs their troop to write a letter at least once in a week or on every Saturday, and ensures collect letters from them and ensures that it is posted on every Saturday or Sunday, uh, so that their family is well kept informed about their member. Now this shows उसकी sense of responsibility, सोशल अडॉप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, बहुत सारी कितनी सारी क्वालिटीज आ गई। तो मतलब अब आपने देखो एक स्टोरी फ्रेम की सिर्फ एक लेटर बॉक्स को देख के कि आपके दिमाग में क्या है कि एक जवान, एक मतलब कैप्टन है कि जो कि बॉर्डर पोस्ट है जहां पे उसके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां में ना मोबाइल है ना कुछ है, खाली चिट्ठी के अलावा कुछ नहीं है। तो वो जवान अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपने ट्रुप के बारे में सोचता है कि यार इनके घर वाले होंगे, क्या भाई उनको भाई इंफॉर्म होना चाहिए कि भाई जो मेरा जो भी नियर एंड डियर वन है जो कि बॉर्डर पे पोस्टेड है वो ठीक ठाक है कि नहीं है। सिमिलरली इसको भी पता होना चाहिए कि घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं है। तो वो इंश्योर करता है कि भाई वहां पे एक लेटर बॉक्स लगवाया जाए, एंड वो इंश्योर करता है कि सारे जवान एटलीस्ट हर वीकेंड में एक चिट्ठी लिखें, और वो इंश्योर करता है कि उसको उस लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है, और उनकी फैमिली बोलता है, और सारे खुश रहते हैं कि उनके फैमिली वाले भी खुश रहते हैं कि उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये जवान भी खुश होते हैं कि उनको फैमिली की इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट शोज कि कितना इन्वॉल्वमेंट था उसका, कितनी सोशल सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आता है जब न्यूट्रल फोटोग्राफ होती है कि वहां पे आपको कोई चीज देख के आपके दिमाग में क्या चीज स्पार्क की, ठीक है ना। तो ये चीज आपके निकल के, तो वहां पे ही देखते हैं बेसिकली कि कैसे होता है। जैसे कि एक और मैं न्यूट्रल के बारे में डिस्कस करता हूँ कि जहां पे लोगों की नेगेटिविटी भी आती है। जैसे कि एक सीन है जहां पे सिर्फ मंदिर दिख रहा है, सिर्फ मंदिर है, दैट्स ऑल, और कोई कैरेक्टर नहीं है। अब उसमें लोग स्टोरी लिखना शुरू करते हैं कि राहुल है या सीता है कि वो हरिद्वार गई है मंदिर, मंदिर सडनली वहां पे जब जाती है तो देखती है कि एक बैग पड़ा हुआ है, अनअटेंडेड बैग पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि उसके अंदर बम हो सकता है। वो इमीडिएटली उसको चार लोगों को गैदर करके कार्डन ऑफ करवाती है, बम डिस्पोजल वाले को बुलाया जाता है, एंड उस बम को डिफ्यूज कर दिया जाता है, एंड उसको हटा दिया जाता है, और उसके लोगों की लाइफ बच जाती है। एक कैंडिडेट ये स्टोरी लिखता है। दूसरा कैंडिडेट लिखता है कि सीता हरिद्वार गई हुई है, सडनली वो देखती है कि वहां पे भगदड़ मच रही, स्टैम्पेड होने वाला है, तो इमीडिएटली सिचुएशन को अपने हाथ में लेती है विद द हेल्प ऑफ पुलिस। वो लोगों को पैसिफाई करती है और सबको लाइन में करते कि तो भगदड़ से होने से बच जाती है, ठीक है। ये लिखता है। तीसरा कैंडिडेट लिखता है कि सीता है हरिद्वार गई है, वो सडनली देखती है कि एक बच्चा वहां पे नहाते समय डूब रहा है तीर्थ में, नदी में, तो इमीडिएटली वो कूदती है, उसकी जान बचा लेती है। तो अब चौथा कैरेक्टर लिखता है कि सीता अपने घर में छुट्टी आई हुई है, और छुट्टी में आके देखते कि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बड़ी तमन्ना होती है हरिद्वार जाने की। तो वो प्लान करती है, वो अपने अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को गैदर करती है, बोलते हैं कि जितने भी हम ऐसा करते हैं, अपने मोहल्ले वालों को या अपने सोसाइटी वालों को गैदर करती है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि लेट्स अरेंज अ ट्रिप फॉर जितने भी हमारे मोहल्ले में बूढ़े लोग हैं, वी अरेंज अ ट्रिप फॉर देम टू हरिद्वार। तो उसके लिए वो एक टीम बनाती है, बस हायर करती है, उनके रहने का इंतजाम करती है पूरा, फिर यहाँ पे उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आती है, ठीक है। बस हायर करती है और सारे बुजुर्गों को बस में लेके हरिद्वार के दर्शन करा के लेके आते हैं, सारे बुजुर्ग खुश होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कितनी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है वहां पे। अब वहां पे जो फोटोग्राफ में सिर्फ मंदिर था, मंदिर में ना कहीं बम दिखा था, ना कोई भगदड़ थी, ना कोई डूब रहा था, और ना कोई वो क्या बोलते, ना कोई बुजुर्ग दर्शन कर रहा था। लेकिन पहले तीन वाली स्टोरीज में बम कहाँ था? आपके दिमाग में। भगदड़ कहाँ थी? आपके दिमाग में। कोई डूब कौन रहा था? आपके दिमाग में डूब रहा था। और आप बूढ़े आदमी को आपने सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दर्शन कराने की, वो भी चीज आपके दिमाग में ही आई। तो ये चीजें देखो कैसे न्यूट्रल चीज से देखा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट देखता है कि आपकी साइक किस तरफ है, आपकी साइक, आप क्या सोचते हो जब आपको ये चीज दिखाते हैं। तो न्यूट्रल फोटोग्राफ एक आती है, एक आती है 12 में से एक ऐसे न्यूट्रल फोटोग्राफ होगी, ठीक है। और कभी कभी जरूरी भी नहीं होता कि हो, लेकिन ज्यादातर होता है जहां पे मोस्टली बीच में आ जाती है, जब सेवेंथ या एट्थ फोटोग्राफ होती है वो न्यूट्रल
पॉसिबिलिटी होती है होने की, ठीक है, और नहीं भी हो सकती, लेकिन जब होती तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि मतलब कोई प्रोडक्टिविटी जहां पे आप एक्टिविटी दिखा सकें, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका जो टीएटी है कि आपको कैसे स्टोरी फ्रेम करनी है, किस किस टाइप की वो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन सीन बताया मैंने, परसेप्शन सीन में क्या करना है, इमेजिनेशन क्या करना है, अगर नेगेटिव सीन है तो क्या करना है, न्यूट्रल है तो क्या करना है, पॉजिटिव है तो क्या करना है। नाउ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जब आप लिखते हैं स्टोरी शुरुआत करते हैं, तो आपका मेन कैरेक्टर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, प्लेस जहां पे भी मार्केट में है तो मार्केट दिखाओ, और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन। अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन या उसका ऑक्यूपेशन शो करता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि आप उस सीन में किसी हर जगह लोग क्या करते हैं, कभी कभी स्टोरीज में हर जगह आर्मी का कैप्टन लगा देते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं हर जगह आर्मी का कैप्टन कैरेक्टर को आर्मी का कैप्टन बनाऊंगा तो मेरे अंदर देशभक्ति की बड़ी भावना दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है भाई, आर्मी के कैप्टन के पास और भी बहुत काम है, ठीक है। वो गांव में जाके खेती के बारे में क्यों बोलेगा, वो गांव में जाके स्कूल खोलने के बारे में क्यों बोलेगा। तो जब ऐसा सीन होता है, तो अगर खेती के बारे में बता रहे हो तो आपका मेन हीरो का ऑक्यूपेशन, आप क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर बोला नहीं गया, आपके ऊपर थोपा नहीं गया, नो वन हैज टोल्ड यू टू गिव दिस काइंड ऑफ, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस से चूज करना है। ऑब्वियसली जब गांव में कोई खेती के बारे में एजुकेशन देने जा रहा है, उनके बारे में टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा है, तो ही शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दैट कैन वो आपको चूज करना है। अगर कोई मेडिकल के बारे में बता रहा है तो या मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर हो, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर बता लेगा कि एक आर्मी का कैप्टन मेडिकल के बारे में बता लेगा। स्कूल गांव में स्कूल खोलना है तो ही वाज अ टीचर इन अ स्कूल, या ही इज फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, जहाँ पे स्कूल में टीचर है या प्रिंसिपल है, वो बेटर बता पाएगा कि आर्मी का कैप्टन बता पाएगा कि गांव में स्कूल कैसे खोलना है। दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस कि आप ऑक्यूपेशन कैसे चूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जो ये कैरेक्टर जो हीरो है ये दौड़ रहा है, अब ऑब्वियसली लोग ऑब्जर्व नहीं करते कि इसने पहना क्या है, देखो इसने क्या पहना है, तो दिखाई पड़ रहा है समवट पुलिस की यूनिफॉर्म लग रही है या तो एनसीसी की यूनिफॉर्म लग रही है, कोई यूनिफॉर्म लग रही है। तो ऑब्वियसली आप इस कैंडिडेट को आप अपनी एज के हिसाब से एनडीए का कैंडिडेट बता सकते हैं, कैडेट बता सकते हो, ही से एनडीए का कैडेट, ही वाज वन, ही और शी, मतलब अगर मान लो लड़की दिखाई पड़ती तो ही और शी वॉज इन द मार्केट एंड वाइल रिटर्निंग, ऐसे ऐसे वो देखता है एंड इमीडिएटली जो भी मैंने बताया था वो करते। तो ठीक है, तो ये ऐसे आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और आपने ऑक्यूपेशन लिख दिया। तो ये है बेसिकली आपका टीएटी में व्हाइल चूजिंग ऑक्यूपेशन। अब क्या क्या गलतियां करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, कि मतलब बेसिक गलतियां क्या क्या हो रही हैं जो होती हैं, तो वो डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली मिस्टेक है पुअर एंड पार्शियल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया कि पिक्चर में हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ये लेडी शॉक में है, आप सीधा से स्टोरी लिख देते हो कि इसके चेन स्टॉक भाग रहा है और इसको ये चेस करता है, पकड़ता है, पुलिस को दे देता है, ये वो, ठीक है। आपके अंदर वो सेंस ऑफ वो कहा गया कि ये लेडी शॉक में है, ये अब इसको नहीं पता, लेकिन फोटो तो आप देख रहे हो ना, ये नहीं देख रहा ना फोटो, फोटो तो आप देख रहे हो, योर राइटिंग स्टोरी, ठीक है, आप इसको हीरो बना रहे। जब स्टोरी में ऑब्जर्व क्यों नहीं किया आपने कि कि ये लेडी शॉक में, तो इसको भी कुछ कोई चाहिए तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, इसको इंजरी हो सकती है, इसका चेन खींच के भागा है, तो आपने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया। तो ये शो करता है आपका पार्शियल ऑब्जर्वेशन। सेकंड होता है इग्नोरिंग बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड को इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं बैकग्राउंड क्या है, कि जैसे इधर ही देखो भाई, बैकग्राउंड में आपने देखा ही नहीं कि यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, तो यार ये रिसोर्सेज हैं, इनको क्यों नहीं यूज किया आपने। आपने बैकग्राउंड देखा ही नहीं कि एक दुकान है, यहाँ पे कुछ बॉटल रखी है, तो क्यों नहीं इस लेडी के पास पानी लेके आए, ठीक है ना। तो भाई ये शो करता है, आपने स्टोरी बस 2 लाइन में लिख दिया होता, वो इमिडिएटली जो यहाँ पे एक वो खड़ी होती है, सविता खड़ी होती है, उसको बोलता है कि भाई इस लेडी को देखा जाए, सविता इमीडिएट दुकान से जाती है, पानी लेके इस लेडी को आती, कंसोल करती है और वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये शो करता है आपकी सेंस ऑफ रेस्पॉन्स और आपका ऑब्जर्वेशन, कि आपने देखा। अब कई के जो मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि जो कि मतलब
एक लड़का है पार्क में बैठा हुआ, एक लड़की है पार्क में बैठे हुए, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ उसमें लोग स्टोरी लिखते हैं कि वो लड़की है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, और ये इसका नाम क्या, वो पढ़ना, इनकी न्यूली शादी हुई है, वो आगे पढ़ना चाहती, क्योंकि उसके ड्रेस उसने पहने हुए हैं कि पढ़ना चाहती है, लेकिन भाई उसकी शादी हो जाती है। तो अब ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो आपने बैकग्राउंड इग्नोर कर दिया, बैकग्राउंड तो पार्क का है, तो भाई हस्बैंड वाइफ है तो वो घर का होना चाहिए, वो ये चीज तो घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं, पार्क में आके क्यों डिस्कस करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर बैकग्राउंड पार्क का है तो दे शुड बी अ फ्रेंड, ठीक है, वो दोस्त होने चाहिए। तो मतलब इस वजह से आप बैकग्राउंड को ही इग्नोर कर दो। तो आपको 30 सेकेंड जो मिलते हैं, पिक्चर को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, एंड देन उसके बाद आप अकॉर्डिंगली पिक्चर फ्रेम करो। ये आप लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को तो देखते ही नहीं है, बैकग्राउंड गांव का है, शहर का है, नदी का है, क्या है बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, लोग देखते ही नहीं है, बस स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। थर्ड है पुअर इमोशनल डिफरेंसेस, इमोशंस नहीं देखते कि बंदा खुश है, हैप्पी है, कि वो है। अब जैसे फोटोग्राफ है, आप इसमें इमोशन देखा ही नहीं, ये बता दे कि यार लोग स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, राहुल है एग्जाम में फेल हो गया है तो बड़ा अपसेट होता है, फिर उसके बाद वो, तो अब ये नहीं देख रहे कि अगर फेल हो गया है तो ये स्माइल क्यों है इसके चेहरे पे, बड़ा इसमें अपसेट कहाँ दिखाई पड़ रहा है, इमोशन ही आपने नहीं देखे है, ये थिंकिंग मूड में है लेकिन हैप्पी है, तो मतलब समथिंग कुछ अचीव उसने किया है, तो वो चीज आनी चाहिए। लेकिन वो लिखते हैं कि वो एग्जाम में फेल हो गया, बड़ा दुखी होता है, बैठा होता है, फिर वो डिसाइड करता है कि हाउ आई शुड कम आउट, फिर बड़ी मेहनत करता है, किताबें लेके आता है, पढ़ता है, मेंटर से मिलता है, दुनिया भर की मेहनत करता है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1 पे आ जाता है। दैट काइंड ऑफ स्टोरी, आपने इमोशन देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया इमोशन को। तो ये चीज होती है कि ये लोग भी थोड़ा आपको इस पर भी ध्यान देना। नो अटेंशन टू द ड्रेस, ड्रेस की तरफ वो देखते ही नहीं हो कि अब जैसे मैंने यही पिक्चर बताई थी, आपने कुछ और बना दी, आपने इसकी ड्रेस की तरफ देखा ही नहीं, आपने इसको जस्ट ऐसे सिंपल से बनाया कि राहुल हुई से स्टूडेंट भी नहीं, आपने जस्ट बना दिया कि मतलब जा रहा होता है। ड्रेस देखो क्या पहना हुआ उसने, अपने आप ड्रेस देख के समझ में आ जाएगा आपको। कहीं कहीं क्या होता है कि पैंट शर्ट पहना हुआ है, उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जो कि धोती कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन दोनों को विलेजर बना दिया कि भाई जब वो धोती कुर्ता पहना है तो एक भी शहर का, एक विलेज का है। आपने ऑब्जर्व क्यों नहीं किया ड्रेस के बारे में? तो ड्रेस भी आप जरूर उसको ऑब्जर्व करो, उससे पहना क्या है। नो अटेंशन टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि जैसे इसमें आपने इसमें कोई अटेंशन ही नहीं दिया कि ये आदमी जो चोर है, जो आगे भाग रहा है, ये हट्टा कट्टा है, इज अ वेल बिल्ट मैन, ठीक है, ये अकेला इसको हैंडल नहीं कर सकता। आपने इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं किया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इस कि जब ये वेल बिल्ड है तो ही शुड टेक हेल्प ऑफ अदर्स एंड उसको ओवर पावर करना है। तो यो आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ चला गया, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एज ऑफ द कैरेक्टर, आपने एज जो है दिखाई वहां पे, जैसे जो पिछला जो बैच था, उसमें वन ऑफ द एक मैंने पिक्चर दिखाई थी जिसमें एक लेडी है जो कि बीच में बैठी हुई है, उसका हस्बैंड है, दो बच्चे खेल रहे हैं, तो उसने स्टोरी अपने बताई कि ये है न्यूली मैरिड है, 21 साल की है, और जो इसके दो बच्चे होते हैं इतने का, और एक जो भी था बताया, उसने स्टोरी बनाई उसने। तो मैंने कहा ये 21 साल की कैरेक्टर है, और जो बड़ा बच्चा क्या जो उसका है, उसकी एज कितनी है? बोला कि सर करीब 8 साल का है। मैंने कहा 21 से 8 माइनस करो, कितना हुआ? मैंने कहा यानी कि उसकी जब शादी हुई थी तब वो नाबालिग थी। तो आपने इतना भी ऑब्जर्व नहीं किया कि एज का, कि आप जो कैरेक्टर चूज कर रहे हो, ऊपर से बता रहे कि दोनों इसके बच्चे हैं, 21 साल में 8 साल का बच्चा किसका हो सकता है? कि दैट मीन्स उसकी शादी जब वो मतलब 15 साल की थी तभी हो गई है। तो दैट काइंड ऑफ आपको एज का भी थोड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिहेवियर एज पर द एज नहीं है, बुरा आदमी दिखा रखा है लेकिन आप उसको बच्चे की तरह से, या बच्चे को वो ज्यादा वो दिखा रहे हैं। इन एक्यूरेट रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हस्बैंड वाइफ है तो पार्क में क्या कर रहे हैं, घर में भी डिस्कस कर सकते हो आप। वो कैरेक्टर्स का आपने रिलेशनशिप ही नहीं किया, रॉन्ग सिचुएशन आइडेंटिफाई, आपने सिचुएशन ही नहीं समझी, ठीक है ना। आपने स्टोरी लिखते चले गए, आपने सिचुएशन नहीं समझी कि क्या है सिचुएशन, आपका आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो गया, ठीक है। तो इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अंडर डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपने जस्ट लिख दिया कि वो जाके उसको पकड़ लेता है, भाई प्रॉब्लम जो है, या सीता की शादी तय हो गई, मुंह दबा के बैठी हुई रो रही होती है, आपने लिख दिया कि वो जाके अपने पेरेंट्स को जाके कन्विंस करती है, और उसके बाद वो पढ़ाई में शुरू पढ़ाई करती है और एनडीए पास कर लेती है या आईएएस बन जाती है।
कि मतलब उसमें और दिखाओ ना, उसमें प्रॉब्लम कि अंडर डेवलप आप लोग प्रॉब्लम, यहाँ पे आपकी वो सीता नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो आप खुद हो। आपकी स्किल्स देखे जा रहे हैं कि जब आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके देखी जा रही है, ना कि उस कैरेक्टर की देखी जा रही है कि जो कि पिक्चर में है। पिक्चर के माध्यम से आपका उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखा जा रहा है कि हाँ, अगर आपने सबसे पहले तो प्रॉब्लम पहचान ली, आप आधा काम आपका हो गया। कि मतलब फोटोग्राफ देके आपने प्रॉब्लम पहचान ली कि ठीक है, तो आधा काम आपका हो गया। जैसे ये फोटोग्राफ देख के अगर प्रॉब्लम आपने पहचान ली कि भाई ये भाग रहा है, तगड़ा आदमी है, तो इसको हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आधा काम आपका हो गया। यानी कि अब आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स निकालेंगे, रिसोर्सफुलनेस निकालेंगे, एफर्ट्स निकालोगे ही निकालोगे। तो आपने आधी प्रोजेक्ट अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो मेन चीज है। तो अगर प्रॉब्लम आपकी जो भी है, प्रॉब्लम जो सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम आपने निकाली है उसमें, और आपको ही निकालनी है, आपने फिर उसको कैसे सॉल्व की, वो आपके उस कैरेक्टर ने नहीं सॉल्व की, वो आपने खुद की है। कल आप इस प्रॉब्लम में होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही साइकोलॉजी जानना चाहता है। ठीक है, मिसमैच बिटवीन, वो भी सेम डिस्कस कर चुका हूँ। पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि मतलब आपके डिसीजन ही पुअर है, कि आपने जो वहां पे प्रॉब्लम निकाली वो ही गलत निकली। ठीक है, और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन है वो भी आपने गलत निकाला। लैक ऑफ लॉजिकल फ्लो, आपकी स्टोरी में कोई लॉजिकल फ्लो नहीं है। ठीक है, कि मतलब आपने बहुत ज्यादा हीरोइक सेंट्रिक बना दिया, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। कि मतलब हीरो, कि मतलब अगर फोटोग्राफ दिखाई हुई है कि एक बोट के ऊपर एक आदमी बैठा, हाथ ऊपर किया, उसके ऊपर एक दूसरे ने गन तानी हुई है, गन उसको उसको कर रहा है, उसने हाथ ऊपर हैंड्स अप कर रखा है। तो अब लोग इसमें लिखते हैं कि मैं लिखते हैं कि मैं कि वो जा रहा होता है, सडनली बोटमैन होता है, उसको लूटने लग के रिवॉल्वर निकालता है, वो हाथ ऊपर करता है। अब बोलता है, लोग इसमें लिखते हैं कि वो क्या करता है कि बोट को हिला देता है, और जैसे बैलेंस लूज होता है तो उसको ओवर पावर कर लेता है। अरे बोट को हिलाओगे, उसका बैलेंस लूज होगा, गोली चल जाएगी। ये दिखाता है, ये आपका लॉजिकल फ्लो दिखाता है कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, गोली चल जाएगी, आप वहीं पे ढेर हो जाओगे, फायदा क्या है। ठीक है, तो आपने कहा आपका लॉजिकल फ्लो, लॉजिक कहाँ चला गया। ठीक है, आप बहुत ज्यादा हीरोइस्टिक मतलब हीरो सेंट्रिक बनोगे, अकेला ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं 10-10 आदमियों को अकेला ही मार देता, आप उस टाइप का बन रहे हो। बी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि एक्चुअल क्या करोगे ऐसे में। तो बी प्रैक्टिकल, अगर सामने कोई आ जाता है पिस्तौल तानेगा, ऑब्वियसली आप उसको सब हैंड ओवर करोगे, अपनी जान पहले पे रही है कि मतलब वहां पे हीरो बन जाओगे। ठीक है, अपना मैं पर्स उठा के देख लूंगा, लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व करूंगा कि इस बंदे ने क्या पहना हुआ है, इसका चेहरा कैसा है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, सो दैट उस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से मैं पुलिस को जब बताऊंगा, वो कल्प्रिट को पकड़ पाएंगे। दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। पुअर हैंडलिंग ऑफ इमोशन सिचुएशन, वही सेम बताया था। वो बंदा खुश है, आप उसको दुखी बता रहे हो। कोई बंदा दुखी होता है, आप उसको न्यूट्रल बता देते हो। तो मतलब उसके चेहरे के देखो इमोशन क्या है। ठीक है, ये ठीक नहीं करते। फाइनल आउटकम क्लियर नहीं है, मतलब क्या गोल अचीव किया, कोई पता ही नहीं है, आपकी स्टोरी नहीं कंप्लीट हुई। तो ये चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आप 4 मिनट में कितना लिखते हैं, वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 4 मिनट में कितनी लिखते हैं स्टोरी, तब आपका आउटकम निकलेगा। नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज प्रेजेंटेड, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जिसको हम लोग अगेन कबूतर साइकोलॉजी बोलते हैं। होता क्या है कि वहां पे सीन है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक लेडी रो रही है। हाँ, अब लोग इसमें लिख देंगे कि जो सीता है वो बड़ी एस्पिरेंट है, एक्टिंग उसको बचपन से ख्वाब होता है एक्टिंग करने का। तो फाइनली उसको मौका मिलता है और वो जाके स्टेज में परफॉर्म करती है, जहाँ पे वो मदर का रोल प्ले करती है, एंड बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। उसका सब नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है, तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है और उसको फिर ऑस्कर मिल जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल जाता है। आगे चल के एंड वो दीपिका पादुकोण हो जाती है। दैट काइंड ऑफ स्टोरी लिखते, कम ऑन यार। सीन क्या है, सीन क्या है, किसी की डेथ हो गई, एक लेडी बेटी रो रही है, ये उसको आपने वो करके ड्रामा का सीन बता के, ये ड्रामा का सीन है, इसको बोलते हैं कबूतर साइकोलॉजी। आपने आंखें बंद कर ली, आप उस सिचुएशन से भाग गए, एस्केप कर गए। जैसे कबूतर होता है, क्या होता है, उसको जब बिल्ली अटैक करती है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूं, तो इसलिए बिल्ली भी मेरे को नहीं देख रही है। या जैसा ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग, वो जब वो खतरा महसूस करता है तो वो अपनी गर्दन रेत के अंदर डाल देता है।
बट वो सोचता कि अब मैं पूरी निकल गया, बॉडी उसके बाहर है लेकिन वो सोचता मैं तो छुप गया उसके अंदर। टाइट काउंटर से आप आंखें मत बंद करो, वो शो करता है कि आप मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप उस चीज से भाग रहे हो। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, ये बहुत ही नेगेटिविटी की तरफ जाती है। जो सीन है वो पर्टिकुलर सीन बनाया गया है सो दैट आपकी पर्टिकुलर साइक बाहर निकल के आए। ये नहीं कि आप उसको हर सीन को बता दो ये तो ड्रामा का सीन है, ये तो ये सीन है, ऐसे इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म या कमियां छुपाना। अगर कोई कमी दिख रही है तो दिखाओ, उसमें निकालो, उसको छुपाना क्यों है, निकालो उसको। ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप जानते तो हो लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो। अब वो साइकोलॉजिस्ट को पढ़ में भी तो आना चाहिए, समझ भी तो आना चाहिए क्या लिखना चाहते हो आप। अब उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप लिखना कहते हो, तो आपके माइंड में भी होगा, स्टोरी अच्छी होगी, लेकिन आप उसको पेन डाउन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको लिख नहीं पा रहे हो। तो अब वो शो करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, आप कहना क्या चाहते हो वो पता ही नहीं लग रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यूज ऑफ रॉट मेमोरी, कि आपको किसी ने बोल दिया, किसी ने आपको बोल दिया, जिसको हम डिस्टॉर्टेड परसेप्शन बोलते हैं, कि यार जब कोई ऐसी पिक्चर आए तो ऐसी स्टोरी लिखना, जब ऐसी पिक्चर आए तो ऐसी, ये आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी गलत है वो। या आप कोई पढ़ी 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 जैसे आप गूगल करोगे तो बहुत सारी टीएटी की पिक्चर्स आएंगी, उसमें लिखी हुई स्टोरीज आएंगी, आप वो रटी हुई स्टोरी देख रहे हो, बाई चांस हो कि तो वही स्टोरी आपने वहीं पे चेप दिया, आपने देखा भी नहीं वो स्टोरी किसने लिखी है। जिसने भी लिखी वो उसकी अपनी साइक है, वो उसकी पीआईक्यू उसके फॉर्म के साथ मैच कर रही होगी। और वो स्टोरी वो जिसने भी स्टोरी लिखी है वो बंदा रिकमेंड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है ना, अब ये नहीं पता, अगर नहीं रिकमेंड हो गया होता तो वो स्टोरी यहाँ पे क्या कर रही होती। ठीक है ना, तो मतलब ये सोचने वाला है कि वो आपकी सोच नहीं है, वो किसी और की सोच है, तो सब कुछ मिसमैच हो जाएगा। इसलिए आप किसी की स्टोरी मत पढ़ो, पढ़ के मत जाओ। आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके थॉट कुछ और कह रहे होंगे और आपकी स्टोरी कुछ और कह रही होगी। नेक्स्ट, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे मैं बड़ी अच्छी कहानी लिख दूंगा, बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज लिख दूंगा, ऐसे ऐसे वर्ड डाल दूंगा इसमें कि शशि थरूर भी फेल हो जाएगा, और बढ़िया एक अच्छी सी इंग्लिश में लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड हो जाऊंगा। भैया तुम साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जा रहे हो, स्टोरी राइटिंग टेस्ट के लिए नहीं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग नहीं है। यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं टेस्ट हो रही है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लोग इस चीज को बुझे सोचते हैं कि स्टोरी राइटिंग है, और ऐसी स्टोरी लिखेंगे बढ़िया और ऐसे ऐसे वर्ड डालेंगे कि साइकोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो मजबूर हो जाएगा। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि डिक्शनरी खोल के उस वर्ड का, वो लोग सोचते हैं कि इतना बढ़िया डाल दूंगा तो मतलब साइकोलॉजिस्ट को बड़ा अच्छा लगेगा कि क्या बढ़िया कहानी लिखी है, एंड उसके बाद उसको रिकमेंड कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं होता है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आप क्या इसके बारे में देखे कि आपकी इंग्लिश कैसी है, उसमें आपने कैसी लैंग्वेज यूज की है। वो नहीं, वो आपकी साइक निकाल रहा है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप वहां पे साइकोलॉजी टेस्ट के लिए गए हैं, वहां पे स्टोरी लिखने नहीं गए हैं। आप वहां पे पर्टिकुलर एक टेस्ट देने जा रहे हैं, यहाँ पे आपके लैंग्वेज का टेस्ट नहीं, वो आपकी लैंग्वेज का टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट ऑलरेडी रिटन एग्जाम में हो चुका है। ठीक है, जहां पे आपने स्कोर कर लिया है, तो यहाँ पे आपको उसका, यहाँ पे सिर्फ साइक है जहां पे आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड कैसे सॉल्व करना है, वो टेक्निक साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है। तो ये है, दिस इज द होल नटशेल जो है टीएटी का जो बेसिक फंडा है। तो आई होप काफी क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहूंगा कि कल जो है आप अपनी ब्लैंक स्टोरी लिख के लाना, एंड विल डिस्कस सम फोटोग्राफ्स यहाँ पे। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ फोटोग्राफ डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं आपसे भी को भी पूछूंगा कि आपके दिमाग में क्या आता है उसमें। फोटोग्राफ्स नेगेटिव फोटोग्राफ्स होंगे, सो दैट आपको पता लगे हाउ टू हैंडल द नेगेटिव फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो उस टाइप का मैं कल डिस्कस करूंगा। लेकिन आप मेन चीज है, आप अपने ब्लैंक स्टोरी की तैयारी भी कर लेना इसके साथ साथ। तो समथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ निकल के आना चाहिए आपकी ब्लैंक स्टोरी में। तो ये है पूरा टीएटी जो एक नक्सल जैसे वो होता है। तो कल हम अगेन विल कंटिन्यू, कल या नेक्स्ट सेशन जब भी, मोस्टली कल ही होगा जब हम विल कंटिन्यू, सो दैट आपका बेसिक फंडा क्लियर हो जाए कि टीएटी व्हाट ये है। ठीक है, नाउ किसी को कोई आई होप क्लियर हो गया होगा कि टीएटी क्या है।
अगर कोई डाउट है, यस यू कैन कम आउट। हाँ, आध्या सिंह। Jai Hind, sir. हाँ, जय हिंद। So my TAT portion is all clear. I wanted to ask something related to PIQ form. Okay. So, like my mother and father are separated. They don't live together since I was 3 years old. Okay. Will it have any adverse effect? नहीं, When I fill adverse, up the form? नहीं, adverse, that will be no adverse effect because your parents are separated. लेकिन if something comes out, say in your TAT, in your psych, कि ऐसा लगे कि हाँ इसका अनहैप्पी चाइल्डहुड रहा है, बिकॉज दैट विल कम आउट इन योर स्टोरीज। ठीक है, जो स्टोरीज में तुम्हारे कैरेक्टर के थ्रू दैट विल कम आउट। तो अगर वो मैच कर रहा है कि हाँ आपका भी रियल में अनहैप्पी चाइल्डहुड रहा है, तो दैट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है ना, दैट इज, ठीक है, दैट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, इसकी इसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग आउट। ठीक है ना, मान लो किसी बच्चे की, जैसे किसी बच्चों की क्या होता है कि फादर की डेथ हो गई है व्हेन द बच्चा वाज छोटा। ठीक है, तब 10-12 साल का था, हिज फादर एक्सपायर्ड। नाउ उसकी स्टोरी में निकल के आ रहा था बार बार, टू मच ही, मतलब उसकी लेकर आगे स्टोरी इज टू मेच्योर, बहुत ज्यादा मेच्योर है उसकी स्टोरी। ही इज नॉट लिविंग एज पर हिज एज, मतलब उसकी एज 17-18 साल की थी एनडीए का था, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी स्टोरीज में ये मतलब कोई मेच्योर आदमी, जैसे जैसे 25-30 साल का कोई हो, वैसी स्टोरीज में उसका निकल के आ रहा। देन हम साइकोलॉजिस्ट चेक करता है कि हाउ व्हाई ही इज एक्टिंग एज ए मेच्योर मैन, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। देन ही गोज बैक टू पीआईक्यू फॉर्म, देखा अच्छा इसके फादर की डेथ हो गई थी, यानी इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। ठीक है, ही वॉज अ लोन चाइल्ड। ठीक है ना, गॉट इट। तो मतलब वो ठीक है, दैट इज इग्नोर। हाँ, तभी लाइफ में होता है। तो अगर से योर पेरेंट्स वर सेपरेटेड, ठीक है, दैट मीन्स एक थोड़ा सा अब वो भरना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो पीआईक्यू फॉर्म दिया गया उसमें सडन कॉलम्स आर मिसिंग। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस हुए, रिसेंटली लास्ट मंथ ही चेंज हुआ है। तो उसमें क्या कि जब पेरेंट्स के बारे में लिखते हैं तो उसमें नाउ दे आर आस्किंग मोर डिटेल्स अबाउट द पेरेंट्स। नाउ उसमें अब क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग वेदर सिंगल मदर है, वेदर पेरेंट्स डिवोर्स्ड है, एवरीथिंग, वेदर सिंगल फादर है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग अब वो बैकग्राउंड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब दे आर कमिंग मोर डिटेल्स एंड दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन, क्योंकि आजकल इट हैज बिकम ए कॉमन थिंग। ठीक है ना, तो वो चीज क्योंकि अब क्या होता है कि कैंडिडेट्स की जब हम देखते हैं साइक में चीज निकल के आ रहा है, नाउ द थिंग्स आर अर्लियर, द थिंग्स वर नॉट वेरी क्लियर कि भाई इसके पेरेंट्स का क्या। तो अब वो क्लियरिटी लाने के लिए आईओ पूछता था इंटरव्यू में, तब पता लगता था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता लग पाया। दैट्स व्हाई द थिंग्स हैव नाउ इंक्लूडेड इन द पीआईक्यू फॉर्म, जहां पे यू हैव टू राइट मोर डिटेल्स अबाउट योर पेरेंट्स का। ठीक है, तो दैट्स नथिंग रॉन्ग इसमें। ठीक है ना, दैट्स नथिंग रॉन्ग। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कोई। अरे सबके डाउट क्लियर हो गए? एनीथिंग अबाउट द ब्लैंक स्टोरी? यस जानवी, जानवी। Sir, या I have a doubt regarding PIQ form. या Sir, I haven't played any game professionally, but I know some games playing normally. So should I mention them? यार प्रोफेशनली एट योर एज, जानवी यू विल बी कितना कितना 17-18 साल की होगी? Yes, I am in 12th, sir. हाँ, यू आर इन 12th। तो 12th में कौन प्रोफेशनली गेम खेलता है यार? No, sir, नो not वन। at ठीक है, no. प्रोफेशनली इट्स जस्ट अ क्लास लेवल। स्कूल में ही कि लोग गेम खेलते हैं। यू अब वो इतना, या तो टैलेंट बहुत कम होते हैं कि जो कि मतलब नीरज चोपड़ा टाइप होते हैं कि तो नेशनल लेवल पे निकल गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, वो अलग ही चीज हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू प्ले प्रोफेशनल गेम प्रोफेशनली, वी आर एक्सपेक्टिंग वेदर यू प्ले और नॉट, कि खाली तुम घर में बैठे रहते हो, बिकॉज प्लेइंग शोज अ काइंड ऑफ योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, एक तरह से टीम वर्क तुम्हारे अंदर दिखाता है कि हाँ ठीक है तुम जाकर दूसरों से मिलते हो। ठीक है ना, ये नहीं कि खाली घर पे बैठे रहते हो, ऑल वर्क बट नो प्ले, वो दैट काइंड ऑफ थिंग नहीं आना चाहिए भाई लाइफ में। ठीक है भाई, सबको निकलना, यू शुड बी अ सोशल, ये चीज पता लगता है। इफ यू आर सोशल यू विल कम आउट ऑफ योर हाउस। ठीक है ना, Yes. तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है, हाँ, Okay, sir. Thank you. ओके, नेक्स्ट। और कोई? यस, अंशिका। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, can we include marathon also? Because I had been participating in marathon many times. Yes, yes, you can. You can. It can be your hobby also. But
यू हैव पार्टिसिपेट मेनी टाइम, एक ऐसा तो नहीं कि एक ही बार मैराथन दौड़ लिया एंड बस हो गया? No, sir, not like that. हाँ, तो you can always include. Marathon is a good sport. You can always include. या फिर Okay. उसमें वो पूछेगा कि how do you practice, है ना? How much time do you give in running, है ना? At what time you get up and because marathon is not a छोटा race. इसे obviously marathon है तो if you take it तुम half marathon भी होगा लेती होगी तब भी मतलब 10-12 किलोमीटर हो जाता है. How do you take out your time for 10-12 किलोमीटर running? That should come. वो पूछ सकता है तो मतलब you should be prepared for that. Okay. Okay. Okay, अंशिका Yes, sir. हो गया ना तुम्हारा? ओके, अमन. Then, sir, जय हिंद. so can I mention in my hobby spend time with animals? स्पेयर टाइम विद एनिमल्स. Yes, sir. कौन कौन से एनिमल है तुम्हारे पास? टाइगर, एलिफेंट, No, sir. फिर एक डॉग होगा यार, बस और क्या होगा तुम्हारे पास? No, sir. I have 3 cats, 2 dogs, 4 cows, 2 buffaloes. कोई रहती है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है. यू कैन ऑलवेज से दैट स्पेंडिंग टाइम विद माय पेट्स. ठीक है, पेट कैन बी एनी, कोई भी हो सकता है. ठीक है ना? ठीक है, ऑलवेज Yes, से sir. spending time with our pets. फिर you should know about your pets. If you got 3 cats, ठीक है ना, तो cats के बारे में ब्रीड, उसकी ब्रीड पता होना चाहिए. ठीक है, एंड बाकी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पता होना चाहिए. इफ यू गॉट बफलोज तो बफलोज के बारे में पता होना चाहिए, जो भी है उसकी कौन सी ब्रीड है, क्या है, मतलब थोड़ा उसके बारे में स्पेंडिंग टाइम विद पेट, मतलब वो फिर थोड़ा सा यू कैन ऑलवेज. ठीक है, इट्स हॉबी, कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है. Excuse me, sir. यस अंशिका. Sir, one more doubt. Sir, in Yeah. my hobby, can I write cooking because I love it? Yes, you can write cooking. And लेकिन अब like cooking, what kind of a cooking? Now अब cooking में ऐसा cooking है, कई लोग होते हैं कि मेरे हॉबी कुकिंग है, जब उनसे पूछो कि कुकिंग क्या करते हो, सर वो घर में जब मम्मी कुक कर रही होती है, आई गो एंड हेल्प हर. तो No, मतलब no, इट इज sir. नॉट. हाँ, Not like that. Like, sir, it was hobby. It is my hobby. Like, whenever I got free time, I like to make something for myself. ओके, तो ठीक है, वो कुकिंग यू कैन ऑलवेज राइट. लेकिन फिर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट काइंड ऑफ कुकिंग, वेज नॉन वेज, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो. और अगर बाई चांस तुम्हारा आईओ को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कुकिंग की नॉलेज हुई तो वे काफी कुछ पूछने लगेगा. एंड आई एम श्योर अंशिका यू कैन आंसर दैट. Yes, sir. जब कुकिंग करती हो तो यू कैन ऑलवेज आंसर दैट. ठीक है, तो उसमें ही कैन गिव यू अ सिचुएशन आल्सो कि अंशिका सपोजिंग तुम्हारे घर में 10 गेस्ट आ गए एंड यू आर गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग फूड फॉर ऑल. हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर? नाउ यू हैव टू गिव आंसर. फिर इसमें देना, फिर कैसे प्रिपेयर करोगी? ठीक है. Okay, sir. ठीक है, 10 लोगों के बेस्ट होता है कि सर इमीडिएटली बताना है, खिचड़ी बना देना, दैट्स ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, नेक्स्ट. Okay. और कोई, और किसी का कोई डाउट? अच्छा, टीएटी इज क्लियर ना सबका? फंडा तो क्लियर हो गया होगा. टीएटी के एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ. यू शुड नो कि हाउ मच यू कैन राइट इन 4 minutes. नॉर्मली क्या होता है कि व्हाट हैपेंस कि यू स्टार्ट राइटिंग, स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं एंड उसका एंड नहीं हो पाता क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि वेदर कि अभी नेक्स्ट फोटोग्राफ आनी है, बिकॉज वहां पे टाइम इज, मतलब यू कांट कीप योर वॉच. ठीक है, तो इसलिए वाइल प्रैक्टिसिंग इन योर हाउस, घर पे प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कम टू नो कि हाँ, अगर कि हाउ मच नॉर्मली स्टोरी 100 से 120 वर्ड्स की होनी चाहिए. a normal person can write 100 से 120 words, यानी कि क्लोज टू 10 से 12 लाइन. ओके, तो उतने में ही आपकी स्टोरी हो जानी चाहिए. ठीक है, तो एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तो जरूर टाइमर लगा के अपने मोबाइल पे स्टॉप वॉच खोलो, पिक्चर देखो, स्टार्ट राइटिंग, फिनिश हो गई, देन फिर मोबाइल में देखो अपना, तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज योर औकात ऑफ राइटिंग अ स्टोरी इन 4 minutes.
कैपेसिटी कितनी है। सपोजिंग यू कम टू नो कि हाँ मेरे को पता लग, कई बार प्रैक्टिस करोगे यू विल कम टू नो दैट कि मैं 10 लाइन लिखती हूँ तब तक मेरे 4 मिनट हो जाते हैं। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एसएसबी। जब वहां पे वंस यू आर राइटिंग स्टोरी, तुमने देखा हाँ यार 8 लाइन हो गए, तो यार आई शुड स्टार्ट वाइंडिंग अप माई स्टोरी, अपनी स्टोरी में वाइंड अप करना शुरू कर दूं, बिकॉज ऑलरेडी 8 लाइन हो गए ना, नेक्स्ट 2 लाइन्स में आई हैव टू वाइंड अप माई स्टोरी। ठीक है, तो अपनी स्टोरी को एंड पे लेके आ जाओ, सो दैट बाय द टाइम मतलब 5-10 मिनट पहले यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पिक्चर, कि आपने स्टोरी फिनिश करके नाउ यू आर रिलैक्स, कोई माइंड में टेंशन नहीं है कि ठीक है 5-10 सेकंड पहले यू आर फिनिश योर स्टोरी, अब आप स्क्रीन की तरफ आंख करके बैठे हो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पिक्चर। जैसे नेक्स्ट पिक्चर नहीं तो होता क्या है, कभी कभी ज्यादातर मैक्सिमम टाइम मैंने लोगों को देखा है कि नेक्स्ट पिक्चर आ गई है स्क्रीन पे, दे आर स्टिल राइटिंग द स्टोरी। ठीक है, अब वो स्टोरी उनका पेन चल रहा अभी तक, दे आर राइटिंग स्टोरी, अब लिख रहे हैं, अब बाय द टाइम दे हैव टेकन 10 to 15 सेकंड्स, उसको बेसिकली क्या है, अब नेक्स्ट पिक्चर आके दे कम टू नो, बिकॉज वो आंख में लाइट फ्लैश होती है तो समझ जाते पिक्चर आ गई है, तो अब वो उसको फिनिश कर रहा है कि मेरी स्टोरी भी फिनिश नहीं है, फिनिश कर रहा है। अब बाय द टाइम अब उसको वो पिक्चर देखने ही गॉट, मतलब वो 30 सेकंड्स के लिए थी लेकिन उसने 15 सेकंड ऑलरेडी वेस्ट कर दिया फिनिश करने में प्रीवियस स्टोरी को। नाउ उसके बाद सिर्फ 15 सेकंड्स मिले, अब वो 15 सेकंड में वो बेसिक चीजें ही पिक्चर की देखता है, ही डजंट ऑब्जर्व द बैकग्राउंड क्या है या उसने क्या पहना हुआ है, उसका मूड क्या है, वो जस्ट वो बेसिक चीजें ही देखता है। वो ये देख रहा है कि हाँ बस वो फोटोग्राफ देखेगा कि अच्छा ऐसा फिर स्टोरी ले, बिकॉज वो टाइम खा चुका था। तो दैट शुडंट हैपन टू यू। व्हाट यू शुड डू कि अपनी स्टोरी मच बिफोर पहले से फिनिश कर लो, खत्म कर लो उसको। ठीक है, कि अब वो कैसे पता लगेगा, जब तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते करते यू विल कम टू नो कि हाउ मच स्टोरी आई कैन राइट, एंड एक बार जब पता लग जाएगा ओके 10 लाइन 12 लाइन या मे बी 14 लाइन, एंड फर्स्टली सेकेंडली पढ़ में आनी चाहिए कि मतलब जल्दीबाजी मत करो, यार हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि यार साइकोलॉजिस्ट पढ़ सके। कई लोग तो ऐसा घसीटा मारते, नो कटिंग्स अवॉइड करो, लॉट ऑफ पीपल कटिंग्स बहुत होती है, दैट मींस यू आर कंफ्यूज्ड कि तुम श्योर नहीं हो तुमको करना क्या है, तो आपको कटिंग्स अवॉइड करनी है। डोंट कट, मत कट करो ज्यादा, अगर है तो अगर गलती होगी तो कट भी कर सकते, डोंट बॉदर अबाउट ग्रामर। यहाँ पे अगेन अब याद करो, याद रखो इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर ग्रामर, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है। डोंट वरी अबाउट ग्रामर कि अरे यहाँ पे मैं शुडंट लिखूं, वुडंट लिखूं, आई लिखूं, मी लिखूं, व्हाट लिखूं, तुम जो भी है तुम लिखो, द थिंग इट शुड कम आउट कि आप कहना क्या चाहते हो, कि सैक्रिफाइस शुड, तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश नहीं हो रही, आपकी ग्रामर अगर फंस रहे हो छोड़ दो, वॉट एवर जो समझ में आ रहा है लिखो उसको, लेकिन योर हैंडराइटिंग शुड बी पढ़ने लायक। अगर वो पढ़ में नहीं आएगा तो फिर साइकोलॉजिस्ट को पता कैसे चलेगा व्हाट यू हैव रिटन, एंड देन थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। कि मतलब वो साइकोलॉजिस्ट जो चीजें यू वांट टू एक्सप्रेस दैट थिंग इज नॉट कमिंग आउट। ठीक है, और अगर दैट थिंग हैज ऑलरेडी कम्स आउट, साइकोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आ रहा बिकॉज यू आर रिटन इन सच ए हैंडराइटिंग कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट इसलिए बोलता हूँ कि जब वाइल प्रैक्टिसिंग, अभी टाइम है, अभी कॉल लेटर्स अभी आए नहीं है, टाइम है, अभी दिन में एटलीस्ट एक सेट, मतलब 10-12 पिक्चरों का एक सेट आप तैयार रखो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। इट टेक्स 1 hour, बस 1 घंटे का होता है। अपना टाइमर लगाया मोबाइल पे, अपना चेंज करते जाओ और करते जाओ, और एक सेट पूरा उसको करो, एंड देन क्या होगा कि यू विल कम टू नो, ओके ठीक है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, यू विल कम टू नो कि हाँ कि यार हर बार स्टोरी में मेरे 10 लाइन में खत्म हो जाती है। तो देखो स्टोरी का यहाँ पे इट डजंट मैटर कितनी बड़ी है, इट मैटर कि आपकी स्टोरी में व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन क्यों हुई, व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग, वो सब चीज अगर निकल के आ रही है, आपकी साइक निकल के आ रही है, दैट्स मोर देन इनफ। लेंथ के ऊपर मत जाना यहाँ पे, ठीक है ना, बस बी, और मेन चीज है कि आपकी चीजें बाहर निकल के आनी चाहिए, एंड जब उतना निकल के आएगा देन ओनली विल कम टू साइकोलॉजिस्ट कम टू नो, हाँ ठीक है, एंड थोड़ा पढ़ने लायक हैंडराइटिंग। तो ये चीज है, तो प्रैक्टिस करते समय प्लीज अभी से प्रैक्टिस करते समय डू देखो व्हाट इज योर कैपेसिटी ऑफ राइटिंग, थिंकिंग एंड राइटिंग, खाली राइटिंग नहीं, थिंकिंग एंड राइटिंग इन 4 minutes, वो पता लग जाएगा जब बार बार करोगे बस। तो वहां पे जब एसएसबी में जाओगे यू विल कम टू नो कि हाँ यार 8 लाइन हो गई, अभी नेक्स्ट पिक्चर आने वाली है, तो उसको जल्दी से वाइंड अप किया जो भी है करके, और रेडी फॉर द नेक्स्ट फोटोग्राफ। ओके स्वीटी, यू वांट टू आस्क समथिंग?
Yes, sweetie. Sir. Yes, good evening. So, if while writing this story, if I stuck in any bird, so can I write that particular bird in Hindi? Yes, you can write. You can write in Hindi. अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आप इंग्लिश में आपको मिल नहीं रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट दैट वर्ड इन हिंदी, ठीक है? लेकिन वो हिंदी जो है, इट शुड नॉट बी हिंदी, इट शुड बी इंग्लिश. इंग्लिश समझते Yes, हो? sir. Yes, मतलब yes, sir. हिंदी वर्ड शुड बी रिटन इन इंग्लिश, Yes, sir. ठीक है ना? तो Yes. वो चीज है कि मतलब उसको इंग्लिश में, जैसे हम ज्यादा व्हाट्सएप पे लिखते हैं, Yes, sir. व्हाट्सएप पे व्हाट वी डू, भाई इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन हिंदी की लैंग्वेज को इंग्लिश में करते हैं. सेम थिंग यू कैन ऑलवेज राइट वहां पे, लेकिन Yes, sir. ऐसा नहीं कि पूरी स्टोरी तुम वैसे लिख दो जैसे व्हाट्सएप में होती है, No, sir. ठीक है? एक आधा वर्ड फर्क है, दैट हिंदी वर्ड राइट इन इंग्लिश. Yes, sir. Like while spelling any name like that. हाँ, या यू कैन ऑलवेज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, Yes. ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अंशिका. Excuse me, sir. So Yeah. what if we miss one or two story? नहीं, दम तो फिर भूल जाओ, फिर मतलब पूरा चांस खत्म. तो चांस ही खत्म यार. यूर लैकिंग आइडिया, यूर एस्केपिंग. मतलब 4 मिनट यार, 4 मिनट यूर मिसिंग, ठीक है ना? 4 मतलब 4.5 मिनट्स, मतलब आधा. Like, sir, ठीक है ना? तो डोंट, इधर वर्ड मिस हो सकता है, WAT मिस हो सकता है, SRT मिस हो सकता है, TAT यार नेवर, बिकॉज 4.5 मिनट्स बहुत होता है, बहुत होता है 4.5 मिनट्स कि आपको पूरा ही. हाँ, सर 8 और 9 स्टोरी तक आते आते सर लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो नहीं नहीं story नहीं, miss हो गया. हाँ, ऐसा नहीं होता है कि 8 या 9 स्टोरी तक आते आते योर माइंड गेट्स इनटू दैट सेमी कॉन्शियस स्टेट में, और उस समय अपने आप स्टोरी आने लगती है. ये टेस्ट ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप उस रिदम में आ चुके होगे, आप वो उस मूड में आ चुके होगे कि आप स्टोरी लिखते जाओगे, ठीक है ना? आप थकोगे नहीं. दैट शोज योर मेंटल स्टेमिना. जो कल मैंने OLQ की बात की थी, जहां पे लास्ट जो था OLQ वाज स्टेमिना, ठीक है, 5th OLQ, तो दैट शोज योर मेंटल स्टेमिना, ठीक है ना? तो ऐसा होता नहीं है वंस. अब वो अगर आप इसको साइकोलॉजी को एक टेस्ट की भावना से देखोगे, ठीक है ना, आप उसको मजे की भावना से देखोगे, यार मजा आ रहा है लिखने में, देन मतलब आपके ज्यादा चांसेस होते हैं रिकमेंडेशंस के. आप अगर उसको टेस्ट के बारे में सोचोगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, तो उसमें फिर मतलब तभी आपको मेंटल उसमें थकावट होगी आपकी, ठीक है ना? इस चीज को रखो. तो आप भाई TAT में मिस मत करना है, दिस नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना? आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है आपकी स्टोरी, कि बाई चांस कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट फोटोग्राफ आ गई, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया और नेक्स्ट उसमें फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करने लगे, राइट, दैट इज एक्सेप्टेड, ठीक है? लेकिन पूरी पिक्चर ही छोड़ देना इस, ठीक है, ठीक है, आप इनकम्प्लीट छोड़ दो उसको. सर लाइक इफ अगर ऐसा हो गया, कोई स्टोरी छूट गया, तो आगे के टास्क हम लोग को करने मिलेंगे. हाँ, वो तो करने को मिलेगा. दैट यू होल सर, प्रोसेस पूरा SSB का एक पूरा रहेगा 5 दिन का जाएगा. क्या बट चीज? ये कंफर्म रहेगा कि मतलब सिलेक्शन नहीं नहीं हो नहीं, पाएगा. नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी है. अब पता नहीं बाकी की स्टोरी में आपने क्या मसाला लिखा है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है ना? ये हो सकता है कि आपका मतलब बाकी आपका जो टास्क बड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए. लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पहले ही टेस्ट TAT का था, आपकी 2-3 स्टोरीज उसमें मिस हो गई या इनकम्प्लीट हो गई, तो डोंट गेट डिमोरलाइज कि मतलब यार अब तो मेरे सब खत्म ही हो गया, अब तो देना ही बेकार है, SSB में वापस जा रही हूँ. ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ये बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? हो सकता है कि आपके WAT SRT उससे काफी कुछ चीजें कंफर्म हो जाए इसमें. एंड आप हो सकता है कि GTO टास्क और IO इतना अच्छा परफॉर्म कर लो कि जब कॉन्फ्रेंस क्लास में होगी तो साइकोलॉजिस्ट जब बोलेगा कि यार इसकी स्टोरीज इनकम्प्लीट है, लैक ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन स्किल्स डाउटफुल है, लेकिन जब GTO बोलेगा नहीं इसके कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, मैंने देखा इसके ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चर में शी वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, देन हो सकता है कि ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल जाए. ओके ओके. Yes. दीपांशी. Jain sir. जय हिंद.
Sir, during this test, do we get any rough page or something so that नहीं we नहीं, can यहाँ पे write down all? कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे जो रफ पेज मिलेगा. व्हाई डू नीड रफ पेज? कि एक बार Sir, आप so that रफ में स्टोरी लिखोगे फिर मेन में स्टोरी लिखोगे, इतना टाइम है? no, sir, so that we can just write down all the bullet points, whatever we are going to organize. नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं मिलेगा. वो उतना अगर बुलेट पॉइंट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना, कि बुलेट पॉइंट माइंड में बनाओ, ठीक है. अगर वहां पे तुम लिख के बनाओगे तब तक टाइम निकल जाएगा. जब एक बार प्रैक्टिस करके देखो, 4 मिनट्स का पता ही नहीं चलता, ऐसे निकल जाते हैं 4 मिनट्स, ठीक है ना. जब लिखने बैठोगे तो 4 मिनट्स को कोई वो नहीं, फट से निकल जाएगा. 15 सेकंड जो आते हैं फट से निकल जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे बुलेट फॉर्म तुम्हारे करेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा यार. वो आपके माइंड जब वो 30 सेकंड्स के लिए आप पिक्चर देख रहे हैं, तो जब देखते समय आपके माइंड में बुलेट फॉर्म वो चलना चाहिए कि ओके ये आप फिंगर टिप्स पे रखो उस चीज को, ये ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया, ये नाउ मैं स्टोरी ऐसे करके फ्रेम करती हूँ. ये चीज आपका होना चाहिए. Okay, sir. Okay, then just we will wind up here, and next meeting में we'll more discuss about TAT, जहाँ हम stories discuss करेंगे, live stories discuss करेंगे, and you can discuss your blank stories. Even TAT से related picture also you can discuss कि सर इसमें मैंने ये story बनाई है, ये और ये मतलब मुझे फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, just explain करना, I can understand वो कौन सी पिक्चर वो है. तो हम उसमें कल हम इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग. ओके, जय हिंद. Thanks, sir. Jai Hind, sir. Jai Sir.